तूने इतना मुश्किल कर दिया था मिलिटेंट्स का जीना कि तेरे ऊपर 3 बार एम्बुश अटेम्प्ट हो गए। हाँ, गॉट दिस इंटरसेप्शन पुलिस ने कि कौशलेंद्र के ऊपर फायर होने वाला है बाय नेम सर। कि मेरे को खबर आई कि सर ये लोग फिर से एक्सटॉर्शन करने के लिए आए हुए हैं और 4 लड़के हैं, 2 बाइक पर, 2 को, और हथियार हैं प्रॉपर। और जैसे ही जिप्सी देखी तो एक लड़का तो भाग गया, जो दूसरी वाली बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हुई और हमने उतर के उनको पकड़ा जैसे ही। ठीक है, ब्रांड न्यू M16 लेके घूम रहा था। वो बोलता है कि ये हथियार मत लो। मैंने कहा ये हथियार नहीं, मैं तुझको भी ले रहा हूँ। टू माई सरप्राइज सर, हर घर में कंप्रेस करने वाली मशीन लगी हुई है, लगभग हर घर। कि नारकोटिक्स की टीम जितना लेके जाएगी वो लेके जाएगी। अगर आप मना करोगे तो मैं हर दिन आऊँगा यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज ये मेरा काम नहीं है। बट जब नारकोटिक्स वाले आएंगे, अगर मैं आता हूँ तो यू विल नॉट स्टॉप। उससे चिंगारी निकलनी शुरू हुई रिम से, बिकॉज रिम पर आ गया पीछे वाला पोर्शन। तो हमको बस ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक फ्यूल टैंक, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होता है तो पीछे रखा जाता है उसमें, कि उस फ्यूल टैंक में आग लग जाए। So finally, we have Lieutenant Colonel Kaushalendra Singh, Sena Medal, as a guest on our show Monks and Warriors. तो इंसिडेंट क्या हुआ था? असल क्या हुआ ना कि एक टाइगर कैंप करके जगह है, वो पहले से ही बहुत नोटोरियस रही हुई है। टाइगर कैंप? टाइगर कैंप किसी का ये कैंप था क्या? लमलाई और सगुलमंग के बीच में है सर। Okay. एक हिलॉक है, जंगल एरिया है, एंड उसके पास से बिल्कुल रोड निकल रही है। जहाँ मैंने बताया था सर कि जब मैं पहला वाला वो, तो जब हमारी यूनिट से 23 असम राइफल वहाँ थी, उससे पहले जो यूनिट थी उस समय पर भी टाइगर कैंप के पास एक बस को उड़ा दिया था, जिसमें काफ़ी सिविलियंस कैजुअल्टी हुई थी, बिकॉज उनको लगा कि शायद ये असम राइफल की बस है गलती से। तो ये कौन सी ग्रुप कर रही थी? सर मेरे यहाँ पर KCP थी, प्रीपाक था, एंड UNLF था। ओके, या तो 3-4 थे, बिकॉज ऑल वैली बेस्ड। या ये सारे एक्टिव थे। और जो पीछे वाला इलाका था वहाँ पे सभी कुकी ग्रुप थे सर, और उनके कैंप्स थे। साइकिल में KNA का कैंप था, देन KRA का कैंप होता था सर, YKPI और सगुलमंग के बीच में पीछे एक लोग उसमें, तो इंजन के साथ सस्पेंशन ऑप्स हो रखा था, शू था। तो मैंने स्टार्ट किया कि यार ऐसे कैसे है, कि कौन ये ग्रुप कर रहा है या कैसे कर रहा है। तो पता लगा कि ये 2-3 बंदे हैं, एक एरिया कमांडर है जो काफ़ी एक्टिव था उस समय पर, और वो रूटीन उसमें आता है, अपना थ्रेड देता है, एक्सटॉर्शन करता है, और रेगुलर फीचर है वो। एंड वी थॉट कि ठीक है यार, मतलब अभी वी विल ट्राई टू गेट हिम नाउ। तो खबर है सर एक पक्की कि आज वो इसी अगेन टाइगर कैंप वाले इलाके में आएगा, और हमने टाइगर कैंप वाले इलाके में ही सर एम्बुश लगाया। और कुछ मणिपुर कमांडोज वाले सर बहुत अच्छे हैं, आपने देखा हो, एंड बहुत काम किया हुआ है उन्होंने भी। तो एक उनका भी रैप था हमारे पास, जिसने खबर कंफर्म करी थी हमको। जब ये हमारे वाला जो एम्बुश वाला ट्रैक था उस पर जब आए, उसके थोड़े मतलब, बिकॉज हम इन्हें काफी दूर से देख पा रहे थे। एक सेकंड, आप एम्बुश में बैठे हो? हाँ। ये पुलिस वाले दे कम इनटू एम्बुश? नहीं सर, ये हमारे साथ पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। ओके। ये हमारे साथ पहले ही ज्वाइन कर चुके थे, तो ये पहले आए थे। बट किसी दिन गांव वाले ने बोला हुआ कि पुलिस की पार्टी आई हुई है पोस्ट पर, एंड कुछ है। तो जो भी रहा, जब हम एम्बुश में थे सर, तो हमने देखा, मैं देख पा रहा हूँ नाइट विजन से कि मूवमेंट है, एंड नीचे लाइट भी आई, कुछ हुआ हो रहा है, वैसे पता लग रहा है। फिर जब ट्रैक आया, मतलब वो अगर हिलॉक अगर आप देखेंगे तो वो इस वाली रोड से इसको कनेक्ट कर लेता है। वहाँ पे एक रास्ता है कच्चा प्रॉपर, पैदल भी जा सकते हैं सर, एंड आई थिंक मोटरसाइकिल वगैरह पे भी जा सकते हो। वो इस तरह का रास्ता था। तो कुछ हुआ, या तो उनको तभी खबर मिली, और जैसे ही हमारे एम्बुश पे आते हैं तो एक बंदे ने कुछ बोला, और फिर जैसे जनरली होता है सर कि फायर खुलता है, फिर आपको नहीं पता लगता कि किसने कहाँ से फायर खोला। तो मैं ही उसमें किसी ने बोला और फायर खुल गया। मतलब पहले उन्होंने खोला, पहले तुमने खोला? पहले उन्होंने खोला, फायर खुला, एंड हमने फायर खोला। बट मेरे को ये था यार कि तुम पहले पूरे तो आ जाने देते। या
ठीक है, बिकॉज आप जब एम्बुश लगा रहे हो तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जब तक पूरे सारे आ ना जाए, ठीक है। तो तुम एनवीडी से देख रहे थे? हाँ। तो कितने दिखे थे आते हुए? 4 दिखे मेरे को कि 4 आ रहे हैं। किस डिस्टेंस पे? 4 होंगे कम से कम 30-40 मीटर के आसपास, मतलब ना कि वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 4 हैं। वेपन्स? हाँ, वेपन्स के साथ में। हाँ, वेपन्स के साथ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि ठीक है, अभी तो आज बिल्कुल एकदम सही वो हो जाएगा, कांटेक्ट हो जाएगा। एंड इसी बीच में अचानक से कुछ हुआ और फायर खुल गया। मतलब उधर से फायर आया कि फायर, तो मेरे साथ जो बड़ी था उसने बोला कि साहब फायर आ हमारा, एंड एवरीबॉडी ओपन्स फायर। फिर तो जब एक बार फायर खुलता है तो आपको ये नहीं पता होता कि किसने कितना फायर किया है। वो इनिशियल के जो फ्यू सेकंड से कांटेक्ट के जैसे एम्बुश में फायर खुला तो फायर हुआ। एंड जब फायर फाइट खत्म हुई थोड़ी देर बाद, फिर मैं उठा, मैंने देखा, ठीक है, मतलब पहले एक बार कंफर्म कर लिया कि भाई ठीक है, कोई मूवमेंट कोई कुछ तो नहीं है। तो उसके लिए सेना मेडल मिला था। एंड ये वाला जो ऑपरेशन मैंने आपको पहले वाला बताया था, इस वाले में बहुत सक्सेस मिली थी। वो 4-5 महीने का ऑपरेशन था जो हमने कंटिन्यू किया। और इसके पीछे ढूंढ के आप म्यांमार में भी घुस गए थे? सर वो दूसरा ऑपरेशन है। या मेरा एक बहुत अच्छा सोर्स था एंड मैं उसका नाम नहीं लूंगा सर। वो XPLA था जो मणिपुर का ग्रुप है सर, मतलब बिकॉज PLA लोगों को चाइनीज आर्मी वो है, तो मणिपुर में एक PLA मैती ग्रुप है, XPLA था सर। एंड जो वो बताता था, जब मैं मेरा उसके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा, मतलब एंड बहुत अच्छी खबर देता था और बहुत मैंने उसको इंडिविजुअल देखा हुआ है। ही वॉज वेल ट्रेन्ड मिलिटेंट, मतलब वो आंख बंद करके AK-47 खोल भी देता था, बंद भी कर देता था। और वो बताता था कि सर मेरे को चाइना या पता नहीं पाकिस्तान के थ्रू इन लोगों ने अफगानिस्तान भेजा था ट्रेनिंग के लिए। सो आई एम नॉट अवेयर, मतलब कि उस लेवल पे भी कनेक्ट था या किस तरह से इनकी ट्रेनिंग होती थी। तो वो सारी चीज़ें बताता था कि सर हमारी किस तरह से ट्रेनिंग होती थी, कैसे होता था कि एंड अगर आज की डेट में अगर PLA वालों को मैं मिल जाऊं तो वो मेरा तो चमड़ी उतार के मेरा जूता बना लेंगे उस तरह से हालत। तो उसने खबर दी कि सर एक साजिक तंपक के पास कैंप है और वहां पर कुछ बंदे फिर से आए हैं और वहां वेपन्स हैं बहुत सारे और बंदे हैं अभी। कौन से साल की बात है? 2010। तो 2004 में आर यूनिट हम हाँ, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था। हमने वो बहुत पूरा एरिया क्लियर किया था। हाँ, तो मेरे को इतना पता था कि उस समय 21 ने बहुत बड़ा एक ऑपरेशन किया था जिसमें सारा इवैक्यूएट हो गए थे। तो मैंने कहा कि यार वो तो खाली हो चुका है। तो बोला नहीं सर, हम कि जिस कैंप पे अटैक हुआ था वो कैंप खाली हो गए थे और हम वहां से उठकर पीछे चले गए थे और वहां एक और कैंप बनाया था हमने। वहां एक और कैंप है और कि सर मैं उसी में उसका हिस्सा था और मेरे को अच्छे से याद है कि हमने पूरे सिंटेक्स भर के वेपन्स दबाए थे और उसी कैंप में फिर से बंदे आए हैं। तो अब आपको अगर कोई बताए कि इतनी खबर है, इतना वो है, तो आप बोलोगे हाँ चलते हैं, करते हैं। तो मैंने CEO को बताया कि सर ऐसे ऐसे। CEO बोलता पागल हो गया तू, पता है साजिक तंपक कहाँ पर है? बिकॉज मैं सर बिल्कुल साइकिल इस साइड बैठा हुआ हूँ, साजिक तंपक दूसरी तरफ है। तो बोलता साजिक तंपक कहाँ है? तो मैंने ठीक है सर मणिपुर में ही है ना, और जहाँ पे भी है, बट अगर इस तरह की खबर है कंफर्म है तो मैं जाऊंगा। तो मैंने इसको पूछा कि CEO ने बोला तथास्तु। CEO ने बोला तू देख ले। बोले यार अगर तुझे शौक है भाई, मतलब इस तरह के तीर उसका तो कर ले तू। तो मैंने नहीं सर, अगर मैं मना कर दूंगा कि मैं नहीं जाऊंगा यार या मतलब रहने देते हैं तो बोलेगा ये तो डर गया। तो मैं सर ऐसे थोड़ी ना होता है, तो यही तो टाइम है करने का, करेंगे। तो सर मैंने उससे बोला कि दोस्त ये बता कितना टाइम लगेगा? तो उसने बोला सर कल सुबह जाएगा जिप्सी से और उधर साजिक तंपक पहुंच जाएगा, साजिक तंपक से 2 घंटे पैदल जाके 1 घंटे में ऑपरेशन करके वापस शाम तक। तो मैंने ठीक है रात तक आ जाएंगे। तो मैंने सर फिर से वही 6 बंदे लिए, 2 जिप्सी ली और मैं पहुंच गया सर साजिक तंपक। 8 AR होती थी वहां। तो मैंने उनके CEO को मिला, मैंने CEO को बताया कि सर आप बस IG को और उनको बता देना कि वो पास कर दें, ऐसा ना हो कि 8 AR बोले कि तुम कौन हो, हम ऑपरेट नहीं करने देंगे।
मैंने सर बाकी सब मैं कर लूँगा वहाँ। तो मैं पहुंचा CEO ATR के पास कि सर ऐसे से है, मेरे पास ये खबर है। तो बोले किसने दी तेरे को ये खबर? मैंने सर मेरा एक बहुत तगड़ा सोर्स है, इसने दिए। मैंने उसे बुलाया कि हाँ भाई बता। तो सर उसने मैप पे ना उंगली रखी कि यहाँ पर है। तो CEO बोलता है तू गया है कभी इधर? तो मैंने नहीं सर मैं क्यों जाऊंगा, मेरा इलाका थोड़ी ना है, मेरे से तो बहुत दूर है ये। ठीक है। बोलता हम भी नहीं गए कभी। तो मैंने कहा अरे जिनका एरिया था, हाँ बिकॉज सर वो दैट एरिया वाज बैड, मैं रहा हूँ एरिया ही बिल्कुल बहुत अलग था। बोलते यार, तो बोलते कि ठीक है फिर तू एक काम कर, आज यहाँ रुक, कल तू यहाँ से जाना IG जंग, मेरी एक पोस्ट है वहां पर, गाड़ियां वहां छोड़ देना, फिर उससे तीसरे दिन जाना तू खुरमलेन गांव, वहां रुक जाना, फिर चौथे दिन जाना तू। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा ओए तू तो कह रहा था एक ही दिन में। एंड सर हम लोग कुछ भी नहीं लेकर आए थे, मतलब इसको नहीं पता था कि इतने नहीं। तो इसने बोला कि नहीं साहब आप तो ये रास्ता बता रहे हो, ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ से मैं ऐसे जाऊंगा और यहाँ से वो ऐसे। उसने मैप पे रास्ता बताया। तो CEO ने बोला कि ये बिल्कुल सही कह रहा है कि ये रास्ता पहले 100% रहा होगा, बट जो आप 21 ने ऑपरेशन किया था एंड उस टाइम पे सर वो इतनी माइंस और वो सारी फैली हुई हैं कि वो रास्ता बंद हो गया है। कि इट इज नो गो। यार कल को तुम किसी का पैर उड़ जाएगा, कुछ हो जाएगा, कि अभी भी हमें खबर आती है कि किसी जानवर का पैर उड़ गया है या वैसे कोई इस तरह से। तो बोला कि लेकिन हाँ ये जो बोल रहा है हो सकता है कि अगर इस तरह से हो जाए, बट इतना कम टाइम तो फिर भी लेकिन पॉसिबल है। तो मैंने कहा यार अब मतलब एक ही पेयर यूनिफॉर्म है, कुछ चेंज के लिए उसी पे आ गया मैं कि मैंने कहा बस अभी आज करेंगे और वापस पहुंच जाएंगे पोस्ट पे। तो मैंने इनफैक्ट अपनी वाइफ को बता के आया कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ, शाम को आके फोन रात में फोन करूंगा, नहीं तो कल कॉल करता हूँ। तो मैंने बोला कि अब तो मैं आ गया हूँ तो वापस तो नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है कल जाएंगे। फिर अगले दिन हम आई जहाँ गए, वहाँ रुके। फिर नेक्स्ट डे जब मैं तैयार हुआ तो उनका जो अफसर था उसने कहा कि सर CEO ने बोला है, मेरे से सीनियर थे या टोल कि भाई CEO ने बोला है कि एक ऑफिसर और 25 के आसपास और OR उनके के साथ जाएंगे। CEO ने बोला कि तू तो कमांडो की तरह घूम रहा है, ठीक है। पता लगा जंगल में तुम ही गायब हो गए कि सोर्स का थोड़ी ना पता है। या तो मैंने ठीक है, बट मैंने कहा कि सर मैं ना इतनी बड़ी पार्टी जनरली कैरी नहीं करता। बोले अबे नहीं नहीं यार ये वैली नहीं है, अब तू जंगल में आ गया है, ऐसे है वो से। तो मैंने ठीक है, खुरमलेन से चले ना सर, मतलब वो एक पगडंडी है, आप ये भी नहीं कर सकते कि दाएं से निकल जाओगे बाएं से निकल जाओगे, एकदम घना जंगल है, ह्यूमिड हो रखा था, कुछ आगे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैंने अपने जो स्काउट्स थे मेरे मेन अगेन जैकी में थे, मैंने इनको बोला कि दोस्त ऐसा है अगर फायर है ना तो हो सकता है कि इसने जो सोर्स था इसने हम ही को शायद डबल क्रॉस कर दिया इस बार। तो मैंने ध्यान रखना ऐसा ना हो कि हम लेने तो कुछ वेपन्स आए थे या कुछ बंदे के उसमें सर्च में आए एंड यहाँ पर हम खुद 7-8 हैं और 25 दूसरी यूनिट के भी हमारे साथ। वहाँ से सर अगले दिन हम पहुँचे, खुरमलेन से चलते हुए शाम हो गई, बॉर्डर प्लेयर्स आ गए। मैंने इसको बोला मैंने दोस्त मैं गया हूँ वहाँ। हाँ, एंड बॉर्डर प्लेयर्स के पास में आपने देखा होगा सर कि कैंप्स आते हैं। तो मैंने कैंप आए, उसने बोला सर ये ना हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता था। उसने पूरी ब्रीफिंग दी मेरे को, सर ये हमारा कुक हाउस होता था, ये हमारा वुमेन्स का लिविंग था, बैरक्स था, ये हमारा यहाँ कमांडर रहता था, ये यहाँ पे हमें पता लग जाता था जब फौज लगभग 1 किलोमीटर दूर होती थी। उसको नॉस्टैल्जिक हो रहा था वो एकदम इस तरह से बता रहा था कि सर मैं यहाँ था, ऐसे था, हमारी इस तरह से रोटेशन में ड्यूटी लगती थी, ये हमारी सर MMG पोस्ट थी, तब ये सारी हम झाड़ी ना काट के रखते थे कि फायर उसके लिए। सर इतना वेल मैनेज्ड वो बना रखा था उन्होंने, एवरीथिंग वाज देयर। तो मैंने कहा कि अब, बोला नहीं नहीं सर ये तो वो था जिस पे अटैक किया था इंडियन आर्मी ने और हमने खाली कर दिया था ये उसके बाद। तो मैंने फिर कहाँ है? तो बोलता सर आगे है। मैंने कहा यार तू 3 दिन से चलाए जा रहा है, 2 घंटे तो यहाँ से शुरू होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा 3 दिन से चलाया जा रहा है, तू मेरे को लेकर आया था कि 3 घंटे में ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। और पहुंचे, बॉर्डर प्लेयर आ गया। तो मैंने कहा दोस्त अब कहाँ है? तो बोलता सर बस इसी साइड में है। तो मैंने कहा इस साइड में बर्मा नहीं है क्या? तो बोलता नहीं 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 सर ये तो देखो ऐसे है ऐसे ऐसे है। तो मैंने ATR वालों की तरफ देखा, तो बोलते हम यहाँ के GR लेते हैं, हमें उस साइड का नहीं पता है।
तो मैंने कहा यार, अब मैंने कहा कि वापस तो फिर भी नहीं जाना है, अब इतनी दूर आ गया 3-4 दिन चलते हुए, तो कैसे वापस जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है कल सुबह करेंगे। अब तो रात में हम वहीं सोए जंगल में। फिर अगेन वो जंगल अपना कि भाई डोमिनेट कर लो एंड बड़ी पैर में रखो। बारिश हो रही है सर, भूत बन गया। नेक्स्ट डे सर उसने एक थोड़ा सा ऊंचाई पे ले गया जहाँ वो टॉप से आ जाता है, तो उसने दिखाया कि साहब वहां पर है कैंप। एंड वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था सिवाय जैसे मूवीज में नहीं दिखाते वियतनाम वाली मूवीज में कि एकदम ग्रीन वो दिखता है पेड़। तो मैंने कहा वहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं सर वहीं पर है कैंप, ट्री कवर। हाँ एकदम। फिर हम पूरा नीचे उतरे, वहां पे सर एकदम प्रॉपर कैंप बना हुआ था। दोस्त कैसे थे वो बंदे? कैंप बना हुआ नहीं, बंदे नहीं थे सर, बट हमें टेल साइन दिख चुके थे कि बंदे कुछ देर लगा होगा कि अच्छा हुआ नहीं थे कुछ। किनको? तुम्हें लगा होगा अच्छा हुआ नहीं थे, क्योंकि होते तो शायद। सर नहीं, हमें लगा कि शायद हम रात में अगर ऊपर नहीं रुकते तो शायद मिल जाता, तो शायद हमें मिल जाते और हमारा कांटेक्ट हो जाता। ठीक है, बट ना तो हमको इलाके का पता था, मेरा इलाका नहीं था। ठीक है, दूसरा ना पूरा हमने कभी उसमें रैकी करी थी, कोई आइडिया नहीं था। वी वर डिपेंडेंट कि एक जो मेरा सोर्स है उसी की खबर पे, तो जो मेरे बंदे हैं उनकी भी उतनी सिक्योरिटी बहुत जरूरी थी। एंड बट सर नीचे जब हम पहुंचे ना तो वहां पे सब कुछ बना हुआ था, प्रॉपर पासिंग आउट परेड का। एंड उसने फिर मेरे को मोबाइल पे देखा कि सर ये देखिए यहाँ पे हमारी पीएलए की पासिंग आउट परेड हो रही है, ये स्टेज ये रहा। उसका ना वीडियो है सर, आई थिंक अभी पता नहीं, उस टाइम उसने पूरा वीडियो दिखाया मेरे को, पूरा सेम कैंप जो अगर आप चॉपर फ्लाई कर लो सर, वैसे रैकी कर लो, दिखेगा ही नहीं वो। बिकॉज ऊपर जब हम खड़े हुए थे तो हमें भी, मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा था, मतलब बिल्कुल पेड़ों से कवर था। तो मैंने कहा यार कि अभी, तो बोलता साहब मैंने हथियार दबाए थे ना, 2 सिंटेक्स भर के हथियार दबाए थे, तो एक उम्मीद की किरण फिर भी जागी कि चलो ठीक है कुछ तो मैंने कहा ढूंढो। फिर उसने खुदाई शुरू कराई सर। हाँ, खुदाई करी, एक सिंटेक्स मिल गई। या एक सिंटेक्स मिली सर, बट वो खाली थी। उसको ये जो बंदे आए थे सर इससे पहले, they came to collect all that, वो वही वेपन्स कलेक्ट कर रहे थे। एंड शायद उस कैंप में एक्टिविटी होती रहती थी, कोई ना कोई, मतलब मे भी हो सकता है कि कुछ और लोगों ने कुछ और भी हथियार दबाए हैं, कुछ भी। फिर इसने दूसरी ढूंढी सर एंड हमको कुछ हथियार मिले। तो बट वो कहते हैं ना कि ठीक है, एक सेटिस्फेक्शन था कि इतनी दूर आए, कुछ तो एटलीस्ट मिला। फिर हमने वो पूरा रिकॉर्ड किया, वापस गए सर हम उसी तरह से वापस पहुंचे। एंड शायद पहली बार उस कैंप का इस तरह का वीडियो एंड वो इतने डिटेल्स लेकर आए हम पूरा। तो बड़ा ही अच्छा ऑपरेशन था। तूने इतना मुश्किल कर दिया था मिलिटेंट्स का जीना कि तेरे ऊपर 3 बार एम्बुश अटेम्प्ट हो गए। हाँ 3 बार हुआ, तीनों बार में बच गया। तभी आप यहाँ बैठे हो। बिल्कुल, यहाँ बैठ के बात करनी थी बताने के लिए। तो सर क्या हुआ ना कि सीओ ने बोला कि यार एक ग्रुप इंडक्ट हुआ है, इनपुट से ग्रुप इंडक्ट हुआ है म्यांमार से 60 से 100 का, और तू अपनी एक टीम को पकड़ और उनको लेकर नंदम कुकी से ऊपर जो जंगल है वहां चला जा। तो मैंने सही यार, क्या बढ़िया मौका मिला है। इस ऑपरेशन में 21 पैरा भी थी। यस 21 पैरा भी थी सर। एंड ये मेरे को पता लगा वहीं पहुंचकर। तो 2 दिन हम बैठे थे सर जंगल में, एंड मुझे लग रहा था कि अभी तो बढ़िया सा अच्छा सा ग्रुप है, ठीक है कुछ तो होगा कुछ तो होगा कुछ तो होगा। फिर तीसरे दिन सर आपकी टीम का कांटेक्ट हो गया एंड उसमें एक ऑफिसर को गोली भी लगी सर। तो गोली लगी, सीओ का मेरे पास मैसेज आता है रेडियो सेट पे सर, मोबाइल नेटवर्क था नहीं वहाँ, कि तू डीइंडक्ट हो जा और कि अभी कांटेक्ट हो गया 21 का, एंड वो बंदे जो थे कुछ उनको किल्स मिल गई हैं और बाकी बंदे भाग गए हैं। तो मैंने सोचा यार कि अभी इंडक्ट मैं नहीं होता। अभी मैंने कहा हो सकता है कि कुछ इतने भागे होंगे, 60 का 100 का ग्रुप है सर। मतलब अब जनरली क्या होता है सर कि दे आर नॉट ट्रेन्ड लाइक अस, है तो मिलिटेंट ही ना, उसको 1 महीने 2 महीने 4 महीने कुछ ट्रेनिंग हुई होगी, मतलब फौजी तो नहीं है। तो जो कमजोर होंगे वो कहीं दूसरी तरफ भागे होंगे, कुछ कहीं दूसरी तरफ भागे होंगे, मैंने हो सकता है मेरी तरफ भी कुछ आ जाए। तो मैंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा, मैं कल जाऊंगा या मैं वेट करूंगा। तो मैं बैठा रहा सर एंड
IRB होती है इंडियन रिजर्व बटालियन, Yeah. वहीं पर मफाऊ डैम बनना था। Yeah. तो मफाऊ डैम पे IRB की एक कंपनी डिप्लॉय थी, उनकी एक पार्टी मूव करी सर इम्फाल के लिए। और जब वो सर रोड पे पहुंचे एंड रोड पे आई थिंक कुछ देर ट्रेवल करने के बाद में उनके ऊपर हैवी फायर आया। नाउ सर IRB के जो वेपन्स, जो IRB का व्हीकल्स हैं Yeah. एंड वेपन्स हैं, जनरली वो आसाम राइफल से काफ़ी मिलते हैं, बिकॉज आर्मी व्हीकल्स का आर्मी नंबर और सब कुछ अलग होता है। एंड आसाम राइफल व्हीकल्स और IRB व्हीकल्स सेम है, लोकल नंबर्स हैं, काफ़ी सिमिलरिटीज हैं। दूर से अगर कोई बहुत अच्छा बंदा नहीं है तो कंफ्यूज हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट हो गया होगा जब हाँ। आपको कॉल आया था? तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ सर कि जब मेरे पास मैसेज आया, इंटरसेप्ट हुआ, ये जो रेडियो सिग्नल था या जैसे भी हुआ सर, ये इन लोगों ने पकड़ा, इनको लगा कि शायद मेरी पार्टी डीइंडेक्ट होगी और इन्होंने वो जो उस Ambush रास्ते लगाया। पे एम्बुश लगाया। एंड सर इतना हैवी फायर था कि जब मैं अगले दिन गया जिप्सी से ना, तो जिप्सी छलनी हो रखी थी। जो पहली गाड़ी जनरली होता है कि ऑफिसर जाता है, Casualties भी हाँ, यस, स्पॉट थे एंड 10-11 के काफी बैडली इंजर्ड थे। मैं COP पहुंचा, मैंने को बताया कि सर ये वाला एम्बुश ना हमारे लिए था। नेक्स्ट डे खबर आई सर इस एम्बुश की। उससे अगले दिन या उससे अगले दिन सर PLA ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली एंड उन्होंने बोला भी कि ये हमने IRB के लिए नहीं लगाया था। तो पहला इंसिडेंट वो था सर जब मैं बचा। शायद मतलब भगवान को था कि ठीक है, तूने अगर एक्स्ट्रा मेहनत करी है तो इस बार जिंदगी तेरे साथ है। दूसरी तुमने मॉन्क्स एंड वॉरियर शुरू करना है। हाँ, आपके साथ में बैठना है फिर से। फिर दूसरी बार क्या हुआ सर कि मैं उखाओ गया हुआ था पेट्रोलिंग के लिए। दिन में कुछ खबर थी, वहां पहुंचे, खबर थी सर कि कुछ मूवमेंट है किसी के घर में। मतलब बहुत कॉमन था एक्सटॉर्शन एंड ये आपने सुना हुआ सर कि अगर कोई इंजीनियर आता था, वोडाफोन वाला टावर लगाने आता था, किडनैप हो गया। एंड इनफैक्ट सर मफाऊ डैम का जो इंजीनियर था वो एक दिन मेरी पोस्ट पर आ गया। दिल्ली से आया हुआ था बेचारा, अंसल्स बना रहा था, वो मेरी पोस्ट पर आता है और बाहर आके खड़ा हो गया। तो मेरा बंदा बोलता है कि साहब वो इंजीनियर आपसे मिलना चाहता है। मैंने कहा हाँ बुलाओ। तो बोलता सर मेरे को 3 दिन के लिए कंपनी ने भेजा है कि मुझे 3 दिन यहाँ निकालने हैं, आप मुझे यहाँ कहीं पे भी बोलोगे ना जमीन पे सोने के लिए, मैं सो जाऊंगा। तो मैंने कहा यार तेरा अच्छा सा गेस्ट रूम बना हुआ है वहां पर, मैं बिकॉज उन्होंने प्रॉपर वो बना रखा था। तो बोलता सर मैं बाहर आऊंगा तो मैं किडनैप हो जाऊंगा। यहाँ जो जो पहले आया है, आई थिंक सर अंसल्स को वो डैम 3 या 4 साल में बनाना था, 10-12 साल ऑलरेडी हो चुके थे। वो डैम नहीं बना हुआ था क्योंकि जो आता था वो किडनैप हो जाता था, कभी थ्रेट आ जाती थी, कभी एक्सटॉर्शन डिमांड आ जाती थी। तो मेरे पास खबर आई कि वहां एक घर में एक्सटॉर्शन के लिए कुछ बंदे आ रहे हैं। हम लोग पहुंचे, कुछ नहीं था, फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। फिर हमने लगा ठीक है थोड़ी देर व्हीकल चेक कर लेते हैं। व्हीकल चेक किया, फिर मैंने अपने जीसी को बोला कि एक काम करता हूँ, मैं निकलता हूँ, और उनके पास कैस्पर थी उस दिन। मैंने कहा आप लोग कैस्पर में आ जाना आराम से। कैस्पर बुलेट प्रूफ साउथ अफ्रीकन व्हीकल। तो मैं सर एज यूजुअल मैं बहुत तेजी से गाड़ी चलाते हुए आया, और जो मैंने अभी आपको बताया था कि टाइगर कैंप वाला इलाका था जो काफी नोटोरियस था, तो वहां पर रोड ऐसे जाती थी। तो वो एक खिलौक अंदर इस तरह से निकला हुआ था बाहर की तरफ, और रोड उसके साथ साथ होती हुई घूमती हुई ऐसे निकल जाती थी। बहुत तेजी से पहुंचा मैं अपना कंपनी में पहुंचकर मैंने अपना जेसी वगैरह से बात करी। तभी CEO का कॉल आया कि तू वाइट जिप्सी में है। मैंने कहा हाँ। तुम लोग वहाँ पुखाव गए हुए? मैंने हाँ। कि तेरे ऊपर कि तू ड्राइव कर रहा है? मैंने हाँ। कि तेरे ऊपर फायर आने वाला है? ऐसे मैं तो पोस्ट पे आ गया हूँ। बोलता हूँ पहुँच गया तो पोस्ट पे? बोलते हाँ। मैंने हाँ। तो बोलते हैं ठीक है कि इस इंटरसेप्ट पुलिस ने कि कौशलेंद्र के ऊपर फायर होने वाला है बाय नेम सर। तो फिर पता लगा सर कि UNLF के कैडर थे, नए जो ट्रेंड थे, उनको बोला गया था एम्बुश करने के लिए। वो लोग टाइगर कैंप पे आके प्रॉपर उन्होंने पोजीशन बनाई। बिकॉज जब हम वापस गए, फिर मैं गया उस जगह चेक करने, तो वहाँ पे वो LMG, उसके बाइपॉड के निशान एंड वो वेपन्स
कि कहाँ प्लेसमेंट होगा, पूरा सामने का फील्ड ऑफ फायर क्लियर करना, व्यू क्लियर करना, वो सब हो रखा था। तो इतना तेज तूने गाड़ी चलाया, उनको पता नहीं चला, टाइम नहीं, उनको क्या लगा सर कि इसको पता लग गया है और इसीलिए बहुत तेजी से आ रहा है और ये शायद हमको वो करने वाला है। तो नया कैडर था, उनको अपने ऊपर इतना विश्वास नहीं आया और उन्होंने फायर नहीं खोला। और जब तक कुछ उनका होता या कुछ हिम्मत बनती, मैं क्रॉस कर चुका था। ठीक है, तो सेकंड टाइम मैं वहां बचा। एंड तीसरी बार सर साइकिल में मेरे इलाके में एक जो लास्ट गांव था टुवार्ड साइकिल, वहां पर कुछ कुकी ग्रुप एक्सटॉर्शन कर रहे थे। ओके। तो इनफैक्ट सर एक हमने वहां पे बड़ा अच्छा एक अप्रेंशन किया कि मेरे को खबर आई कि सर ये लोग फिर से एक्सटॉर्शन करने के लिए आए हुए हैं और 4 लड़के हैं, 2 बाइक पर, 2 को, और हथियार हैं प्रॉपर। और मैं फिर से निकला सर वही जिप्सी में और पहुंचा। जैसे ही जिप्सी देखी तो एक लड़का तो भाग गया, एक बाइक और 2 लड़के वो भागे, वो निकल गए। जो दूसरी वाली बाइक थी वो स्टार्ट नहीं हुई और हमने उतर के उनको पकड़ा। जैसे ही ब्रांड न्यू M16, मतलब वो पहली M16 थी जो मैंने पकड़ी सर वहाँ पे ना। उससे पहले नहीं तो वो बहुत पुराने से वेपन होते हैं या AK होती है, ठीक है। ब्रांड न्यू M16 लेके घूम रहा था वो और बोलता है कि ये हथियार मत लो। मैंने कहा ये हथियार नहीं, मैं तुझको भी ले रहा हूँ, ठीक है। बोलता नहीं, मेरे को ना बहुत पनिशमेंट मिलेगी। मैंने कहा वो तो जब अगर तू छूटेगा तब मिलेगी। मैंने कहा चल पहले, ठीक है। तो इस तरह की बड़ी सारी एक्टिविटीज हो रही थी। तो मेरा जो साइकिल कंपनी का मैनेजर था, मैंने उसको बोला कि मैं तेरे पास आता हूँ एंड कुछ कोऑर्डिनेट करना है कि इस तरह की चीजें ना हो एंड हाउ वी कैन ऑपरेट। तो मैं उसके यहाँ गया हुआ था और मैं तो मेरे ख्याल से आधा घंटा चलाऊंगा, बीच रास्ते में मेरे पास फिर से CEO का कॉल आया कि तू साइकिल गया था। मैंने कहा हाँ। और तूने बताया नहीं। तो मैंने कहा कि मैं बीच रास्ते का आया था, फिर मुझे लगा कि मैं कोऑर्डिनेट ही कर लेता हूँ, जब तक आया हुआ हूँ तो मैं तेरे पार्टी से मिलता हूँ, कोऑर्डिनेट कर लेता हूँ। तो बोलता अच्छा। बोलते कि तू वापस जा रहा है सगुलमन की तरफ। मैंने हाँ। कि इतनी गाड़ियाँ हैं। ही गेव मी एग्जैक्ट डिटेल्स। मैंने कहा हाँ। बोलता है कि वो जो पहाड़ी है खावाली, उस पर एम्बुश लगा हुआ है। तो एंड वो शायद सर इस बार पहली बार CEO ने कॉल बाद में किया था और इस बार बिल्कुल टाइम से पहले कर दिया था। मतलब वो पहाड़ी में देख पा रहा था बट फायर की रेंज से दूर थी। तो मैंने ठीक है। फिर वी कोऑर्डिनेटेड एंड ऑल, बट दिन था तो वो बंदे निकल चुके थे। क्या होता है ना, कैट हैज 9 लाइव्स। या तुम्हारे कितने हो गए? तो तीसरी बार ये हुआ सर। फिर जो CEO थे सर, दूसरे CEO आ चुके थे, पहले भोगल सर थे, फिर CD सर आ चुके थे तब तक। तो CD सर ने कहा कि यार अभी तेरा टाइम टेन्योर पूरा होने वाला है, ऑलरेडी तेरा बहुत एक्टिव हो चुका है एंड बाय नेम नाउ थ्रेट्स आर कमिंग। तो मैंने सर ठीक है, मैं जब तक हूँ तब तक कर लेता हूँ। बोले नहीं, लास्ट 1 month यू विल कम बैक टू हेडक्वार्टर, ठीक है। तो वो सर सीनियर कमांड वहीं से गए थे सर। तो सर ने मेरे को जबरदस्ती कि तू एडजंट बनेगा एंड यू विल नॉट बिलीव, मैंने टर्म्स एंड कंडीशन रखी सर के साथ कि सर मैं टाइम से ऑफिस आऊँगा और टाइम से जाऊँगा, मैं कोई भी आपका DO नहीं बनाऊंगा। बिकॉज जब भी मैं ऑपरेशन करता था तो मेरे पास DO आता था सर का, प्रॉपर एक स्पेशल BRO आता था। तो मैंने सर मैं कुछ भी इंग्लिश नहीं लिखूंगा मैं। तो वो हंसने लगे, बोले ठीक है तू एक फौजी काम करना बट तू आएगा। मैं अवॉइड कर रहा था कि मतलब एडजंट नहीं बनूं, मैं यही कंपनी में रहता हूँ लास्ट डे तक ना। बट उन्होंने बोला नहीं तू ऊपर आ लास्ट 1-1.5 महीने। यार उससे पहले तुम्हारा नाम 2 बार सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए जा चुका है, विच इज ए सिविलियन अवार्ड। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्तम युद्ध सेवा मेडल, नहीं सॉरी करेक्शन, युद्ध सेवा मेडल से सीनियर है ये, राइट? यस सर। सर सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक जनरली सिविलियंस को मिलता है, या अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी कोई भी कॉम्बेटेंट है या पुलिस पर्सनल है, अगर वो छुट्टी के टाइम पर ऑपरेट कर रहा है, हाँ। या छुट्टी के टाइम पर कुछ हो जाता है व्हेन ही इज ऑफ ड्यूटी, और उस समय वो अक्षय कुमार नेवर एट होता है वो नो सोल्जर नेवर ऑन, या वो कौन सी मूवी है? सोल्जर ऑलवेज ऑन ड्यूटी, या ऐसा टाइप ऐसा टाइप।
तो अगर आप उस समय पे कुछ ऐसा काम करते हो जो ब्रेवरी वाला है तो तब आपका नाम रिकमेंड किया जाता है। तो इस वाले 2 बार तूने किया है? इस वाले में सर क्या हुआ कि 2 रेस्क्यू हुए सर, ओके। एंड दोनों बार मैं छुट्टी जा रहा था या छुट्टी से आ रहा था, उस तरह से था। तो मैं ऑफ ड्यूटी था एंड सीयू ने बोला कि यार अगर ये एलिजिबल हो तो मैं भेजूंगा। एंड कर्नल सीडी ही टोल्ड कि नहीं मतलब आई विल सेंड योर साइटेशन। तो जो इनफैक्ट दूसरा वाला था सर, उसमें तो तीनों इंसिडेंट्स बताओ, 2 बार साइटेशन किया और इंसिडेंट 3 हुए। सर 3, एक तो वो गांव वेड़े वाला था। और जो आप बता चुके हैं। हाँ, एक गांव वेड़े वाला था, एक सीमेंट डीलर वाला था। ओके। यस। तो तीसरा वाला सर ये हुआ, मैं छुट्टी जा रहा था एंड तैयार होकर मैं निकल गया। फिर बीच में अगेन एक खबर आई मेरे पास कि सर एक बस आ रही है साइकिल से और उसमें एक लड़का और एक लड़की हथियार लेके आ रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं वापस मुड़ा और वहाँ पे मेरी पोस्ट के सामने ही बैरियर लगा हुआ था सर। वहाँ पे सभी बस को हम रोक के चेक करते थे। मैंने जो दूसरा ऑफिसर आया हुआ था, मैंने उसको बताया कि ऐसे कोई इनपुट है और तू वो कर, बैरियर रोक ले बस को। तो उसने बस रोक ली सर। हमने चेक किया, वो दोनों मिल गए हमको एंड उन्होंने आराम से वो हथियार दे दिया, सब बता दिया। बट मेरे को था यार कि कुछ गड़बड़ है। मतलब ये दिन में जा रहे हैं, हथियार लेके जा रहे हैं, लड़की भी जा रही है, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है या कुछ गड़बड़ होने वाला है। मतलब हाँ, इतना एकदम। और लड़का लड़की दोनों क्यों जा रहे थे? मतलब जनरली या तो बंदा होता है या मतलब। तो मैं सोच रहा हूँ तो फिर एक फोन आता है कि सर 3 लेडी टीचर्स को किडनैप करके ऑटो में लेके जा रहे हैं 2 बंदे। तो मैं वहीं से वो जिस जिप्सी में मैं आया था, मैं बैठा और मैं भागा। ये जैकी मेरे साथ में था, मैं थी पीछे बैठा हुआ था और एक और लड़का था जो मेरे को ये छोड़ने जा रहे थे इम्फाल। और हम गए। बाद में कनेक्ट बताऊंगा सर मैं कि इन लड़के लड़की का क्या रिलेशन क्या है। हम वहाँ पहुंचे सर। पहुंच के हमने देखा कि ऑटो जा रहा है एंड बिल्कुल मूवी स्टाइल में जैकी ने सर वहां से मतलब ये खिड़की खोली और उसको बंदे को पकड़ा, ऑटो वाले को जैसे, ठीक है। हाँ, चलती गाड़ी लिटरली सर। मतलब मैंने कहा भाई जैकी रुक जा, गिर जाएगा, ठीक है। एंड वो ऑटो के अंदर एंटर हो गया उसमें से। मैंने गाड़ी चलती गाड़ी ऐसी गाड़ी में, हाँ, अगर जब उसका आई थिंक सर सीईओ ने जब उसका स्पेशल बीआरओ या साइटेशन भेजा ना, तो जीवन का मेरे पास कॉल आता है, अबे तुम साले मूवी बना रहे थे क्या वहां पर? इसको 21 पैरा भेज यार। ठीक है। तो उसने सर, मैंने गाड़ी सामने लगाई, रोका और वो तीनों के 2 बंदे बैठे हुए थे सर। एक ड्राइवर के पास बैठा हुआ था पिस्टल लेके कि तू गाड़ी चला, और एक और बस। तो ये जो लड़के लड़की थे सर, लड़की वाज सपोज्ड टू पिक दीज 3 वुमेन। वो इसलिए आ रही थी, बट वो जब वहां रुक गए, लेट हो गए, तो इन दोनों ने बोला कि हम ऑटो में ही लेके निकल जाते हैं इनको। एंड उस लड़के को वहां गांव से, पुखाव से एक सुमो लेनी थी। तो अच्छा, लड़की पिकअप करने वाली थी। हाँ, लड़की पिकअप करनी, मैं लड़की सुमो लेके। हाँ, तो इट फॉर वुमेन इट्स मोर कंफर्टेबल कि वो एक ट्रस्ट कर ले लड़की को। तो इसका रोल ये था कि ये जाएगी, उन तीनों को बातें करेगी, आराम से उस सुमो में बैठा लेगी और निकल जाएंगे। जब वो टाइम प्लान इनका फेल हो गया तो इनको लगा यार कि ये तो लेडीज घर चली जाएंगी स्कूल की छुट्टी के बाद में। तो इन्होंने एक ऑटो को पकड़ा सर, उसको पहले किडनैप किया और दोनों कमांडो बने कि हम ही किडनैप करके ले जाएंगे, ठीक है। और उस वाले में क्या हुआ, जब हाथापाई हुई वह बैठालने के चक्कर में, तो जो मेरे मतलब जान पहचान वाले लोग थे, उन्होंने बांट रखे थे। तो कैलेंडर पे उन्होंने मेरे को फोन किया कि सर ऐसे ऐसे है, और एक ऑटो में जबरदस्ती बैठाल के वो टीचरों को लेके चले गए। तो मैंने कहा कि, तो फिर वो कनेक्ट हुआ कि अच्छा। फिर मैं वापस आया, मैंने कहा तुम ऐसे थे? वो फिर उन्होंने बोला हाँ सर। वो तीनों टीचर्स, मैं बाद में भी मिलता रहा सर उनसे। काफी अच्छा हो। तो लोगों ने सर मेरे को बहुत सपोर्ट किया, वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, लोकल्स ने, बच्चों ने, वुमेन्स ने, सभी ने। मतलब स्टिल मतलब I am having good friends there, good friends. You have some excellent friends even in the anti-narcotics department. सर इनकी टीम आती थी एंड ये लोग डरते थे गांव में या उस इलाके में जाने पे। आपको पता है वहाँ बहुत ओपी होती है
गांजा Yeah. बहुत है, एंड जिसको वो कंप्रेस करके, एंड ऐसा इलाका है जहाँ पर पुलिस जाती नहीं है सर, उनका भी रोल नहीं है, बिकॉज मणिपुर पुलिस सर बहुत Yeah. इतनी स्ट्रेंथ में भी नहीं है और इतनी Committed है। एंगेज्ड थी उस टाइम पर। जब मणिपुर जो कमांडोज थे वो सीआई में एंगेज थे, इंसर्जेंट्स उसमें। देन जितनी पॉपी है वो सारी हिल्स में, Yeah. एंड जहाँ पे जो अप्रोच है, तो नरकोटिक्स वाले अकेले जाने से बहुत डरते थे, बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन्ड टू फाइट। तो उनकी एक टीम, पता नहीं कैसे उनको मेरे बारे में पता लगा या कहाँ से ढूंढते हो, किसी ने बोला होगा, तो वो आए कि सर ऐसे ऐसे खबर है, आप हमारे साथ ऑपरेशन करेंगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है, कर लेंगे। तो उसने बोला कि सर आप गाड़ियाँ लेके चलो, और उस गांव में बहुत खबर है, एंड वहाँ से कोलकाता एंड बर्मा हर जगह सप्लाई होती है। तो मैंने कहा, उससे पहले इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किस तरह से इनका पूरा चैन है और Nexus. क्या है, नेक्सस है। एंड वी वेंट, एंड टू माय सरप्राइज सर, हर घर में कंप्रेस करने वाली मशीन लगी हुई थी, लगभग हर घर में। और जैसे ही उन्होंने देखा, पहले तो उन्होंने नारकोटिक्स वाले को देखा, तो ये हाँ, क्यों आ गए आज? फिर गांव वालों को देखा, हाँ। मतलब गांव वाले मैंने देखा कि सारे इकट्ठे हो रहे हैं धीरे धीरे। देन आई टोल्ड कि तो गांव बोला था कि देखो ऐसा है कि नारकोटिक्स की टीम जितना लेके जाएगी वो लेके जाएगी, अगर आप मना करोगे तो मैं हर दिन आऊंगा यहाँ पर, ठीक है? अदरवाइज ये मेरा काम नहीं है, बट जब नारकोटिक्स वाले आएंगे, अगर मैं आता हूँ तो यू विल नॉट स्टॉप, वो लीगली वो सही हैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जितना लेके जा सकते हो ले जाओ। और 2 ट्रक भर के सर हमने, जो कंप्रेस्ड गांजा होता है, 2 ट्रक भर के हमने पकड़ा, बिकॉज उसके बाद हमारे पास जगह नहीं थी। लेकर आए नारकोटिक्स वाले, दे वर सो हैप्पी कि सर पहली बार मतलब इस तरह से हमें किसी ने बड़े सपोर्ट सारे किया। प्रमोशन हो गए होंगे उनके। हाँ पता नहीं सर, बट मेरे पास कमिश्नर नारकोटिक्स का डीओ आया सर शिलोंग से, एंड यूनिट के लिए आया, यूनिट, और उन्होंने बहुत मदद करी। सो इसके बाद आप यू केम इनटू द पैराशूट रेजिमेंट? यस सर। उसके बाद शायद कुछ और एडवेंचर बचे हुए थे, तो मैंने कम कहा पड़ गया था एडवेंचर। कि हाँ, मैंने कहा कि कुछ और करते हैं, नया करते हैं। मतलब मेरा ये था सर कि फौज इतनी बड़ी है, एंड यू हैव सीन कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतनी सारी नई चीजें करने को है, तो ठीक है, मतलब एक चीज हो गई, अब नया कुछ और करते हैं, फिर ये हो गया, अब उससे ज्यादा और क्या करोगे? मतलब 2-2.5 साल अच्छे ऑपरेशंस रहे, बहुत अच्छे ऑपरेशंस रहे। मतलब आई वाज 1-to-1 विद कमांडर, जीओसीज, कोर कमांडर के साथ भी कई बार बात हुई, तो बहुत ही अच्छे ऑपरेशंस हुए। इन फैक्ट आपके यूनिट को साइटेशन मिला, और जब साइटेशन मिलता है तो कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर जाते हैं, यस सर। बट आपको भी साथ में लेकर के गए थे। सर कर्नल सीडी ने तब टेक ओवर किया था, हाँ। एंड जब मेरी यूनिट को यूनिट साइटेशन मिला, तो मैं उन ऑफिसर्स में था जो काफ़ी टाइम से वहाँ थे, एंड काफ़ी ऑपरेट भी किया हुआ था। तो कमांडर थे सर हमारे ब्रिगेडियर ठुकराल, लेटर लेफ्टिनेंट जनरल ठुकराल। तो ही टोल्ड कि तू इसको लेके आना दिल्ली। वो सर डिफेंस अटैचे जा रहे थे पाकिस्तान, अच्छा। एंड कि इसका बहुत कंट्रीब्यूशन है, तो एंड ये तेरी वहाँ हेल्प भी करेगा, एंड जब मिलोगे तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट बटालियन। तो सीओ ने बोला कि तू मेरे साथ चलेगा। तो आई एम ऑनर्ड सर कि सीओ ने इस लायक समझा, और सीओ मेरे को साथ लेकर आए दिल्ली सर, जब ये सारा हुआ। एंड इवनिंग में हमने, जिस दिन इसी बात, तो इवनिंग में फंक्शंस किया, जहाँ पे कोर कमांडर एंड जनरल ठुकराल अटेंडेड। तो ही टोल्ड कि यस, तो आई एम स्टिल इन टच आपका काफी बड़ा योगदान रहा है सर। I know you don't want to say all that, but ठीक है। नहीं सर, मतलब हाँ, मतलब सर इनफैक्ट लेटर देयर वाज सम पर्सनल फंक्शन व्हेन आई वाज इन, जब मैं पैराशूट रेजिमेंट में था। हाँ। तो ठुकराल सर का कुछ फंक्शन था जिसमें चीफ जनरल विक्रम अटेंडेड, एंड ठुकराल सर कॉल्ड मी टू अटेंड दैट फंक्शन, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू जनरल विक्रम। मिलवाया मेरे को कि सर ये ऑफिसर है जिसके बारे में मैं बताता था। तो अब लगता है यार कि अगर सीनियर साहब के बारे में इतना सोच रहे हैं तो यही बहुत है, यही बहुत है। ठीक है यार, ये बताओ, जब आप 23 पैरा आए, तब 23 पैरा होती थी, बाद में इट बिकेम स्पेशल फोर्सेस। यस सर। सो एक बार आप, बहुत लोगों को पता नहीं है कि ये पैराशूट बटालियन होती क्या है, या पहले जो होती थी कॉन्सेप्ट क्या होता था एयरबोर्न बटालियन। सर अगर आप यू देखेंगे, हैव टू थिंक कि मुझे कुछ नहीं पता। हाँ,
सर पहले पैरा ब्रिगेड एक अभी भी है या जिसके अंदर में 3 पैरासूट बटालियंस होती थी जो एयरबोर्न बटालियंस कहलाती थी या एंड एसएफ बटालियंस अलग होती थी। या एयरबोर्न बटालियन का सर जो रोल है वो बहुत ही टेक्टिकल है और कन्वेंशनल वॉर वाला भी है कि अगर जब लड़ाई छिड़ेगी तो जो एयरबोर्न बटालियंस हैं या जो पैरा ब्रिगेड है वो एनिमी टेरिटरी के अंदर जाएंगे, वहां पर ऑक्यूपाई करेंगे जमीन को पैराशूट से ड्रॉप करके पैरासूट से, यस एंड बहुत ही कैपेबल फोर्स है मेरी अगर मैं मानूं सर तो, बिकॉज उनके पास में सारे पूरी बटालियन है जी। देन बीएमपीज हैं, हर बटालियन के पास बीएमपीज होती हैं ठीक, और वो भी जब बीएमपी को भी ड्रॉप कराया जाता था सर आईएल से, और जो फील्ड रेजिमेंट है सर पैरा फील्ड रेजिमेंट, तो आपकी आर्टी गन्स भी आपके साथ होती थी, आपके इंजीनियर्स आपके साथ, पैरा इंजीनियर्स है सर, पैरा ऑर्डिनेंस है, पैरा सप्लाई है, सो एंटायर सारा कुछ है पैरा ब्रिगेड के पास में जो एयरबोर्न बटालियन को दुश्मन की टेरिटरी में लड़ाई करने के लिए चाहिए। तो ये अलग करता था सर एयरबोर्न बटालियन एंड एसएफ बटालियन को, बिकॉज एसएफ बटालियन टीम्स में ऑपरेट करती है, एसएफ बटालियन के स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं, बट अगर एसएफ बटालियन ग्राउंड होल्ड नहीं कर पाएगी या जाकर के किसी को अटैक करना है, किसी को यस आप रेड करेंगे, आप स्पेशल टास्क दिए जाएंगे, वो करेंगे। हो सकता है कि जब एयरबोर्न बटालियन जा रही है तब ऐसे बटालियन को बोला जाए कि डीजेड मार्क करने के लिए या ड्रॉप जोन ढूंढने के लिए उस तरह के स्पेशलाइज्ड टास्क दिए जाएं, बट एयरबोर्न बटालियन जाएगी से पूरी बटालियन एक जाकर ग्राउंड को ऑक्यूपाई करेगी, जो हो सकता है बहुत टेक्टिकल ग्राउंड हो दुश्मन के लिए, और उसका आर्मर डाके उसको लिंकअप करेगी। तो दूसरा रोल था सर जब आपको याद हो सर 6 पैरा मालदीव गई थी ऑपरेशन में, ब्यूटीफुल ऑपरेशन, यस, तो उसको सर हम कभी अलग से भी कवर करेंगे, बट मैं छोटा सा बताता हूँ कि ये एयरबोर्न बटालियन का एक काम था, आउटसाइड कंट्री की अगर कोई कंटीजेंसी आती थी, आउट ऑफ एरिया कंटीजेंसी, तो उसके लिए भी एयरबोर्न बटालियन से एयरमार्क होती थी कि जो उन्होंने मालदीव में किया, कि मालदीव में जाकर उन्होंने प्रेसिडेंट को बचाया और गवर्नमेंट को दोबारा से वहाँ स्टेबलाइज किया, एंड 6 पैरा वाज देयर फॉर अराउंड 1 ईयर, यस, एंड सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन सर दोबारा से हुई थी 2012 में लगभग, तो पैरा ब्रिगेड वाज ऑन स्टैंड बाई, आप भी थे, यस सर, तो पैरा ब्रिगेड वाज ऑन स्टैंड बाई कि अगर जरूरत पड़ेगी, बिकॉज उसके लिए सर गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी जो भी करती है सर वो एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स करती है, yes. कि अगर गवर्नमेंट को मैसेज आता है मालदीव से कि आप हमारे सपोर्ट के लिए आइए, तो इंडियन गवर्नमेंट इंडियन आर्मी रिएक्ट करेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क था सर एयरबोर्न उसका, एंड तो सर कन्वेंशनल में और नॉन कन्वेंशनल दोनों ऑपरेशंस में अच्छा खासा एयरबोर्न बटालियन का रोल है, और जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने किया भी है, मालदीव रहा या कारगिल की वॉर में भी 5 पैरा, इनफैक्ट इवन 71 वाला जो था 2 पैरा वाज ड्रॉप, 2 पैरा वाज नॉर्मल पैरा बटालियन, यस नॉर्मल पैरा बटालियन, एयरबोर्न बटालियन। इनफैक्ट सर पहले जितना मैं अगर सही हूँ आप मुझे चेक कर सकते हैं, 1 पैरा 9 पैरा एंड 10 पैरा ऐसे बटालियंस थी, 2 3 4 5 6 7 ये एयरबोर्न बटालियंस थी, या हुआ करती थी, या एंड बट ठीक है, आई थिंक बट अभी वॉरफेयर चेंज होता है, वॉरफेयर के साथ में अभी लगता है कि स्पेशल फोर्सेस टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, तो यस आई एम श्योर जो हायरार्की हैज डिसाइडेड, बिल्कुल बिल्कुल सर। डिसीजन। प्रोबेशन में कितना मजा आया फिर? प्रोबेशन में काफी लेट किया तुमने प्रोबेशन में 30 प्लस हो चुका था, हाँ, एंड रनिंग वाली तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं मेरे को, मतलब दीवान साहब ने इतना फिट कर दिया था मुझे कि रनिंग एंजॉय करने लगा था मैं। तो 5 6 7 पैरा की टीम आ रखी थी, ट्रेनिंग टीम, एंड वो प्रोबेशन करा रहे थे। अच्छा, तो बिष्ट सर ने बताया, जो सीओ थे कर्नल बिष्ट, उन्होंने बोला कि सबसे पहले वेरी फाइन ऑफिसर, अरे मेरे और उनके तो बिल्कुल हम अलग ही लेवल पे थे, दिन में हम खूब लड़ते थे और शाम को बैठ के हम ड्रिंक्स करते थे एक साथ। तो मतलब उनके साथ मैं हर तरह का डिस्कस करता था कि सर मतलब क्या जरूरत है एयरबोर्न का, एसएफ का, किस तरह से, मतलब तो उन्होंने बोला कि तू प्रोफेशन कर ले पहले। मैंने हाँ ठीक है। तो 10 20 30 40 रनिंग वाज नॉट एन इशू, बट मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी कि मेरे को, आपको पता होगा वेरिकोस वेन वाला दर्द होता है, 10-20 किलोमीटर में तो मुझे कुछ नहीं हुआ, बट 30-40 में क्या होता है कि वो लॉन्ग जब इतना टाइम हो जाता है
तो मेरे को वॉबरन खानी पड़ती थी फिर हर 10 किलोमीटर बाद। तो सीईओ ने बोला कि अबे यार तू इतना फिट है, रहने दे, मतलब 40 की जरूरत ही नहीं है। तो मैंने नहीं सर 40 तो कर ही लूंगा। तो 40 भी हो गया। इनफैक्ट इसी बीच में क्या हुआ कि माइन लेइंग कॉम्पिटिशन था, इंटर बटालियन, वहाँ पैरा ब्रिगेड में। तो एक यंगस्टर तैयारी कर रहा था, एक दिन सीईओ आते हैं कि तू करेगा। तो मैंने सर 2 दिन बाद तो कॉम्पिटिशन है। तो बोलते नहीं नहीं यार तू करेगा। तो मैंने कहा मैं तो करूंगा बट अभी तैयारी कैसे करूंगा? बोले नहीं नहीं 2 दिन बाद है, तू तैयारी शुरू कर दे आज से। एंड मैं गया, जो प्लाटून होती है हमारी पायनियर प्लाटून, उसके पास कि भाई क्या है कैसे है समझाओ मेरे को। एंड आगरा में पैरा ब्रिगेड में थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, इन्फेंट्री से अलग है हल्का सा। तो फिर उन्होंने बताया पूरा, जो ये ट्रेनिंग टीम आ रखी थी उन्होंने बताया। एंड किया हमने, वी केम सेकेंड इन ब्रिगेड। You came second also? हाँ हाँ। फिर हाँ। थोड़े दिनों बाद ये सब चल रहा था, साथ साथ प्रोफेशन भी चल रहा है। तो बीओसी कंपटीशन था एंड वहाँ के Battle बैटल obstacle course. ऑब्स्टिकल्स, हाँ बैटल ऑब्स्टिकल्स पैरा ब्रिगेड के थोड़े अलग हैं, आपने देखा हो। हाँ। वो बुलसारा Yes. सर वाले हैं। Yeah. तो यंगस्टर तैयारी कर रहा था अगेन, और मैं जिस दिन कंपटीशन होता है तो सुबह जाते हैं ना सारे ऑफिसर्स मोटिवेट करने टीम को कि चलो 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 चलो। तो मैं अपना पीटी ड्रेस में पहुंचा हुआ था। तो 2IC थे राजेश सर, उन्होंने बोला कि तू दौड़ ले Competition वाले दिन? कंपटीशन वाले दिन। तो मुझे लगा सर शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर टीम दौड़ेगी, मैं भी साथ से दौड़ूंगा, मोटिवेट करूंगा कि कमान कमान। बोलते नहीं नहीं तू दौड़ ले। तो मैंने सर मैं कैसे दौड़ सकता हूँ, अब तो वो दौड़ ही रहा है। तो बोले नहीं नहीं यार तू ना फिर भी अच्छा दौड़ लेगा, एक काम कर, मैंने सर टीम ना लाइनअप होने जा रही है। एंड मुझे था कि लास्ट Seriously? यस लास्ट बैटल ऑब्स्टिकल मैंने कमांडो में किया था। मैंने सर 8-9 साल हो चुके हैं। तो बोले कि नहीं नहीं जा तू चेंज कर, मैं टीम का अपना नंबर ना बाद में करा देता हूँ। एंड लिटरली ही डिड दैट थिंग। तो मैं गया चेंज करके आया तो कॉम्बैट ड्रेस में, My goodness. एंड गो हुआ। गो होने के बाद मतलब सर लास्ट जो ऑब्स्टिकल था ना, उसमें मेरे हाथ कहाँ पे थे, बिकॉज शुरू में तो आपने जोश से दौड़ लिया बट बॉडी की ट्यूनिंग आप यस कुछ बॉडी होती है ट्यूनिंग यार, अपनी ही है, टोन ठीक है। प्रिपेयर करना एंड होता है। मसल्स मेरी वो लास्ट में ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ और मसल्स हो रही हैं, ठीक है। मैंने कहा गिव अप तो नहीं करना है, ठीक है लास्ट। एंड वहाँ क्या होता है कि आप पूरा बैटल ऑब्स्टिकल करते हो, फिर रन करते हो पूरे लोड के साथ में, Yeah. एक कैजुअलिटी पकड़ा देते हैं वो आपको, Yeah, तो उस कैजुअलिटी को भी कैरी करते हो, मतलब एक बंदा स्ट्रेचर पे लेके जाओगे और फायरिंग रेंज पे पहुंचोगे और वहाँ पे हथियार रखे हुए होंगे, आप फायर करोगे। वहाँ गए, हम फायरिंग करी, ठीक है। अगेन वी केम सेकंड और थर्ड इन दैट। तो बोलते देख मैंने तुझे बोला था ना कितना अच्छा करेगा। मैंने नहीं सर प्लीज अगली बार ऐसे मत बोलना, ठीक है, मुझे पता है कि भरोसा मत रखना। मैंने कहा, मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं भी गिरने वाला हूँ। बट यस ये चीजें ऐसी थी ना कि जो एक तो टीम के साथ, बंदों के साथ आपकी बड़ी रेपो बन जाती है, बड़े आप बिकॉज सभी लोग अलग अलग उससे आए थे। जब 23 न्यू रेजिंग थी तो सभी अलग अलग टीम्स उससे आए हुए थे, अलग अलग यूनिटों से आए थे, कुछ अलग अलग रेजिमेंट्स आने शुरू हो गए थे, फिर कुछ 5, 6, 7 के भी थे। तो जो मेरी चार्ली टीम थी उसमें मैंने बस ये कर रखा था कि यार ये चार्ली कंपनी, तुम कहीं से भी आए हो, किसी रेजिमेंट से आए, किसी उससे भी आए हो। सुना है उसके ऑर्डर्स भी अलग चलते थे चार्ली कंपनी। हाँ हाँ, अरे हम सुबह जब पीटी करते थे तो कभी हम 5 किलोमीटर दौड़ने जाते थे, कभी हम 12 किलोमीटर दौड़ते थे, कभी 10 किलोमीटर दौड़ते थे। हाँ। कभी जवान बोलते थे साहब आज रनिंग नहीं करेंगे, आज हम ग्राउंड पीटी करेंगे। तो हमने कहा आज ग्राउंड ही करेंगे, तो हम केवल ग्राउंड पे पीटी करते थे। फिर हमारे और भी चीजें बड़ी अलग होती थी। वाह। तो सीईओ बोलता था कि अबे, तो मैंने कहा सर कोई नहीं, हम इंटर कंपनी अच्छा करेंगे, आप चिंता मत करो। एंड हमने सारे कॉम्पिटिशन जीते। इनफैक्ट 2 कॉम्पिटिशन्स तो ऐसे हुए जो लिस्ट दी गई कि ये इंटर कंपनी कॉम्पिटिशन्स होंगे बैनर के लिए, पहला बैनर था ये 23 पैरा का, तो उसमें उनका नाम नहीं था। एंड सीईओ ने देखा कि मेरी कंपनी सारे कॉम्पिटिशन्स लगी हुई है जीतने के लिए, तो हुआ कि ये कॉम्पिटिशन, एक हुआ गार्डन मेंटेनेंस कॉम्पिटिशन। एंड हम लोग तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि अरे ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना फौज में क्या गार्डन मेंटेनेंस कंपटीशन होगा। तो नहीं यार ये होगा कि एरिया अच्छे से मेंटेन करना है, अभी हम लोग न्यू रेजिंग है। तो मैंने अपने सीनियर जैसे को बताया कि साहब ऐसा है, देखो अब 2 तरीके हैं कि या तो बीज लाओ और दोबारा से इसको घास को उगाओ और पौधे उगाओ, नहीं तो मुझे सुबह ना यहाँ पर फूल खिले हुए चाहिए और फल लगे हुए चाहिए, ठीक है।
और मेरी कंपनी का जब सुबह इंस्पेक्शन हुआ तो लोगों ने कहा नहीं नहीं ये तो गलत है, ये चीटिंग है, ऐसा कुछ था ही नहीं। मैंने कहा सर आपके सामने है, देखो बैगन भी लगे हुए हैं, भिंडी भी लगी हुई है, मिर्च भी लगे हुए हैं, फूल भी खिले हुए हैं एंड वी वॉन दैट कॉम्पिटिशन। तो वो कैसे भी करा ये? सर हम वहाँ गए, जो अपना नर्सरी होती है वहां से ले वहां से लगे हुए पौधे हम जट के साथ लेकर आए और यहाँ लगा दिया हमने। ठीक है, हमने कहा कि कल एक दिन में तो मरेंगे नहीं पौधे, ठीक है, अगर हो गए तो सही है, अदरवाइज कंपटीशन में तो निकल ही जाएंगे। हाँ। तो वो हुआ सर, फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ। खाया फिर बैंगन? हाँ हमने खाए सर, एंड बैनर मिला हमको, लास्ट में बैनर मिला, Great, तो बहुत ही अच्छा रहा। Yeah. एंड चार्ली कंपनी वाज लाइक वी गॉट फर्स्ट बैनर ऑफ 23 पैरा, तो Amazing. बहुत ही अच्छा। हम्म। देन उसके बाद सर 6 पैरा चले गए थे आपके साथ। या 6 पैरा में तो हमने एक साथ यूनाइटेड नेशंस में। इनफैक्ट जब तक आगरा में था सर, तो सारी जितनी भी एयरबोर्न एक्सरसाइज थी, आई टोल्ड सीओ की सर अब अगर मैं कन्वर्ट हुआ हूँ पैरा में, तो जितनी भी यूनिट्स की एयरबोर्न एक्सरसाइज होंगी, 5 की हो, 6 की हो, 7 की हो या बाहर भी हो, मैं सब में जाऊँगा सर, मैं पार्टिसिपेट करूँगा। तो आई पार्टिसिपेटेड इन ऑल एक्सरसाइज, 5 पैरा, 6 पैरा, 7 पैरा, 23, 29 सभी के साथ एक्सरसाइज, एयरबोर्न एक्सरसाइज जितनी भी या यू गेट टू लर्न अ लॉट, बहुत कुछ यस, सीखने को मिलता बहुत है। सीखने को मिलता है, बहुत सीखने को मिलता है इस पे। इज दिस द सेम टाइम जब तूने इंडिया आर्मी वाली टीम लीड किया था फॉर रेड डे हिमालय? यस सर, तो ये 2011 की बात है सर। हाँ। एंड क्या हुआ कि उसी समय मुझे पता लगा कि रेड्डी हिमालय होने वाली है, एंड मेरा बहुत टाइम से मन था कि रैली स्पोर्ट्स ज्वाइन करूंगा, कार रैली जो जाऊंगा। फॉलो नहीं करते उनके लिए रेड डे हिमालय का जरा। सर रेड्डी हिमालय एज पर माई नॉलेज अभी कुछ सालों से नहीं हो रही है, ओके। बट ये एशिया का टफेस्ट रैली इस कंपटीशन होता था, कार रैली कंपटीशन। एंड इसमें शुरुआत होती थी शिमला से सर, शिमला से मनाली, मनाली से लेह, लेह से खारदुंगला, रंगदुम, पदुम एंड कारगिल, मैक्सिमम वो पूरा एरिया सर कवर कराते थे, एंड श्रीनगर में खत्म होता था जो जिला पार करके 7 दिन। एंड यू आर मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव लेग होते थे वो ऑफ द रोड क्रॉस कंट्री होते थे, जहाँ बहुत ही ग्रेवल वाली या बिल्कुल पतली सी कच्ची सी रोड्स हैं, आपने देखा होगा सर वो पूरा एरिया उस साइड का, जब आप डिप्टी थे तो उनमें वो रेस होती थी। एंड इसमें 3 कैटेगरी होती थी। एक एक्सट्रीम कैटेगरी होती है जिसमें T1 एंड T2 होता था। T1 कैटेगरी में क्या है सर कि आप अपनी गाड़ी में कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके। आप इंजन दूसरा लगा सकते हैं, आप टर्बो लगा सकते हैं, आप जो मॉडिफिकेशन करना चाहें वो अलाउड है। T2 में क्या होता था सर कि जो इंजन है आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, आप टर्बो नहीं कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशंस हैं वो आप कर सकते हैं। और सेफ्टी वाले T1 एंड T2 में मैंडेटरी हैं। सेफ्टी लाइक सर कि जो सीट बेल्ट होगी वो 5 पॉइंट होगी, एंड जो आपकी सीट्स होंगी वो चेंज हो जाएंगी, प्रॉपर जो कार रेस में यूज होती हैं उस तरह की सीट्स होंगी। देन एक अंदर केज बनता है सर, ताकि अगर गाड़ी पलट जाए कभी और आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, हेलमेट पहन रखा है, तो आपको ज्यादा चोट नहीं लगेगी। नहीं तो कुछ पुराने जो एडिशंस हुए थे उसमें ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए थे जब गाड़ी पलट गई एंड ड्राइवर्स एंड को ड्राइवर की डेथ हो गई। ओके। तो T1 एंड T2 आर प्योर रेस सर, जिसमें जब कॉम्पिटिटिव लेग शुरू होता है एंड देन यू आर जस्ट रेसिंग, मतलब आप कवर कर रहे हैं, अगर आप पीछे हैं तो आप अगली वाली गाड़ी को कवर कर रहे हैं उससे कि कितनी जल्दी, कितना फास्टेस्ट लैप आप उसको कवर करेंगे। डू यू टेक रेस्ट, स्लीप, ब्रेक्स? सर उस दिन में कोई ब्रेक नहीं होता है। आप शिमला जैसे शुरू किया और मनाली पहुंचना है तो आपको एक बताया जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट लेग है और वहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव लेग शुरू होगा, उसके लिए एक नॉर्मल टाइम दिया जाता है, आप वहाँ पहुँचते हो। कॉम्पिटिटिव लेग शुरू होता है, वो मैडनिंग होता है कि आप कितना फास्टेस्ट लेग करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट लेग हो सकता है। तो उस तरह करते हुए आप जहाँ पे भी उनको ऑफ ट्रैक्स मिलते हैं वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव लेग करा देते हैं, और नॉर्मल जब अगर हाईवे वैसा आता है तो ट्रांसपोर्ट लेग होता है। ओके। या पब्लिक सेफ्टी आपका टाइमिंग्स जो कॉम्पिटिटिव तो लेग कॉम्पिटिटिव लेग का आपका पूरे दिन का टाइम निकलता है, और जिसने सबसे कम टाइम लिया होगा नेक्स्ट डे वो नंबर 1 पे गो करता है। ओके। या और एक उनका सर एडिशन होता है कि उसी में एक कैटेगरी होती है एडवेंचर कैटेगरी। ये मैं कार वाली बता रहा हूँ सर कि एडवेंचर कैटेगरी जिसमें केज वगैरह कुछ भी आपको नहीं लगाना है, नॉर्मल आप कार को लेके जा सकते हैं। बड़े सारे कपल्स आते हैं, बड़े सारे फ्रेंड्स आते हैं सर, एंड उसमें एक स्पीड होती है जिससे ऊपर आप नहीं चला सकते, तो उसकी कैलकुलेशंस बहुत अलग है, एंड उनके रूट्स भी हमारे रूट से एक्सट्रीम कैटेगरी से अलग होते हैं। ये मजेदार वाली है मतलब।
अरे बहुत ही अच्छा गया मैं सर, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि ये होना चाहिए। सरप्राइजिंगली इंडिया में रेड्डी हिमालय बंद हो गया। नहीं, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो बोलूंगा कि गवर्नमेंट को एनकरेज करना चाहिए रेड्डी हिमालय के लिए, बिकॉज एक तो आप पूरे जम्मू एंड कश्मीर में लोगों को दिखा रहे हो, एंड इट विल बूस्ट लॉट ऑफ टूरिज्म एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, अदर एक्टिविटीज एंड एडवेंचर तो है ही। एंड जब मैंने पार्टिसिपेट किया था सर, उस बाइक भी एक कैटेगरी होती थी, तो बहुत सारे फॉरेनर्स भी पार्टिसिपेट करते थे। एंड रेड्डी हिमालय का था सर कि अगर 50 ने शुरू किया है तो शायद 20 ही उसको खत्म करते थे। आप फेस आउट हो जाते हैं, आपकी गाड़ी ब्रेकआउट हो जाती है, आप आउट होते चले जाते हैं, तो फिनिश पॉइंट पे मतलब कोई जरूरी नहीं है कि जो डे 1 रेस कर रहे हैं 50 वो डे 4 डे 5 डे 6 पे भी हों। ओके हाँ, तो जब हमारी टीम ने शुरू किया था सर, वी स्टार्टेड आई थिंक 64 एंड 23 ने फिनिश किया था, 23 या 24 में। ओह, जस्ट या almost the half. यस यस, तो वंडरफुल गेम सर। And you came second. यस, वी केम सेकंड एंड एक्सट्रीम T2 कैटेगरी में। एक्सट्रीम T2 कैटेगरी, और जिसमें लास्ट के कितने किलोमीटर्स आप? हाँ तो सर इसमें क्या हुआ सर कि डे 1, पहले मैं बताता हूँ कि मैं हिस्सा कैसे बना सर। मैंने सीईओ को बताया तो सीईओ ने बोला कि ठीक है तू कर ले। मैंने सर आप मेरी छुट्टी काउंट कर लेना, बट मुझे जाना है। तो एंड ही वाज हेल्पफुल कि उन्होंने बोला कि ठीक है चला जा, और उन्होंने सपोर्ट टीम भी दी मेरे को कि जो हाँ, बिकॉज यू रिक्वायर ए सपोर्ट टीम सर। आप बताते हो कि इस बीच में आप मेरे को मिल जाना जहाँ ट्रांसपोर्ट लेके, कि अगर गाड़ी में कुछ कमी होती है, कुछ होता है, तो वो फटाफट से सही कर देते हैं। एंड फिर रात में सपोर्ट टीम आपकी पूरी गाड़ी को चेक करती है, आपका जहाँ पे भी कमी होती है उनको सही करती है। देन सुबोध सर थे सर जो मेरे साथ में थे, एंड सुबोध सर ने मेरा ट्रायल लिया, उन्होंने बताया, एंड फैंटास्टिक ऑफिसर सर, एंड बिल्कुल छोटे भाई की तरह उन्होंने मेरे को ट्रेन किया, सारा बताया, बोले ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें करनी है। तो मैं एज ए नेविगेटर सेलेक्ट हुआ। बस उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उससे पहले तो तूने कभी कुछ किया नहीं है रैली स्पोर्ट्स में, तो तू नेविगेटर बन जा मेरा। तो बोले कर लेगा? तो मैंने कहा इसमें करना क्या है? सुबोध सर वाज द मेन ड्राइवर। मेन ड्राइवर, हाँ। तो मैंने कहा सर करना क्या है इसमें? मैंने सर मैं बहुत अच्छी जिप्सी चलाता हूँ। तो बोले अबे ये अलग है बे, रोड पे तूने असम राइफल में जो चलाई वो अलग है। तो बोले कि नेविगेटर का काम ये होता है कि तेरे को जीपीएस और बुक, एक रोड बुक मिलती है सर, जो मारुति या रैली जो ऑर्गेनाइज कराते हैं वो देते थे, कि वो फॉलो करना है। उसमें लिखा होता है सर कि 100 मीटर राइट टर्न, 200 मीटर जंप, 300 मीटर लेफ्ट, यू क्लिप, हेयर बैंड क्लिप, एंड इस तरह से पूरे सारे डायरेक्शंस होते हैं। तो जो नेविगेटर होगा सर वो केवल नीचे देखेगा, वो रोड देखेगा ही नहीं। अच्छा। जीपीएस एंड वो उसको देखकर वो कॉल देता रहेगा ड्राइवर को कि गो गो गो, टेक 100 मीटर, टेक शार्प राइट, टेक शार्प लेफ्ट। उस तरह से वो चिल्लाता रहता है और ड्राइवर वो उसके अकॉर्डिंग काम करता रहता है। तो बोले कि यार पिछली रैलीज में ऐसा होता है कि नेविगेटर डर जाता है और वो बंद कर देता है, ठीक है, या बोलता है कि धीरे चला धीरे चला धीरे चला। तो मैंने नहीं सर आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब शिमला से गो हुआ सर, हम 16th थे। वो आपकी पुरानी जो नेशनल रैंकिंग्स होती है उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। हमने 16th नंबर पर गो किया, और जब हम मनाली पहुंचे तो वी वर फर्स्ट। लाइक नेक्स्ट डे के लिए जब लाइनअप हुआ तो हमारा फर्स्ट था कि पहले उस पर हमने फास्टेस्ट लैप्स करी। तो सर बोलते हैं कि अबे मेरा नेविगेटर पागल है, ठीक है। तो कि क्या हुआ, मतलब जो बाकी आर्मी टीम्स थी एंड सिविल टीम्स थी, मारुति, महिंद्रा, जेके टायर्स, बड़े सारे लोग आते हैं सर, कि क्या हो गया। कि मेरा नेविगेटर बोलता है कि सर गो गो गो, अगर स्लो करो तो बोलता है अरे नहीं सर खींचो खींचो खींचो, ठीक है। तो बोलते हैं भाई मेरा नेविगेटर ने तो चलाने नहीं दी, जो कई सारे ना। तो मैंने कहा नहीं सर चला तो सकते ही है, इसमें क्या हुआ। सेकेंड डे सर हमारी गाड़ी का इंजन गिव अप कर गया। सेकेंड डे जब आप गट्टा लूप्स लेते हो सर, वहाँ पे इंजन गिव अप कर गया, एंड जो 60 70 80 पे गाड़ी चलती है वो 20 30 पे गाड़ी चल ही नहीं रही है। एंड हम देख रहे हैं कि हमारे पीछे से गाड़ियाँ निकल रही हैं, चली गई। फिर बीच में सर्विस टीम ने उसको सही किया, फिर हमने खींचा। तीसरे दिन सुबोध सर चला रहे थे सर, लेह से कारगिल वाला लैब था, एक शार्प राइट आया, मैंने कॉल दिया और
गाड़ी 360 डिग्री ऐसे घूमी 2 बार, और एक फ्लैश होता है ना कि आपको लगता है कि आज ये आखिरी दिन है, फटाक से आपकी जिंदगी निकल जाती है, ठीक है, तो ऐसे हुआ। बिकॉज एक तरफ आप उस रास्ते में देखो पूरी वो खाई है सर, एंड लकीली सर गाड़ी हमारी पहाड़ से टकरा गई। जिस साइड हम जा रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन मुंह करके ऐसे घूमी और इस साइड ऐसे गिर गई। पहले हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सोच बोलते हैं कि सही है तू? मैंने हाँ। तो फिर हमने गाड़ी सीधी करी, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट हो गई गाड़ी। फिर हमने मोड़ी जिस साइड में बाकी लोग जा रहे थे उस साइड में। फिर बोलते हैं क्या करना है? फिर देखा तो गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई सर। जो ब्रेक्स थी, ब्रेक बिल्कुल फेल हो चुकी थी। जैसी टर्न लिया ब्रेक लगी नहीं और वो स्पीड की वजह से घूम गई गाड़ी सारी। तो बोले कि अभी क्या करना है? तो मैंने कहा सर करना क्या है, अब तो ब्रेक ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा चलते हैं। तो बोला तू देख ले, तू जूनियर है, कल को ये मत बोलना कि सर ने बोला था। तो मैं तो इसलिए चला गया। तो मैंने नहीं सर, अब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि छोड़ देंगे। मैंने चलते हैं सर, अब जो होगा देखेंगे। अब तो बिना ब्रेक्स कैसे? तो सर उसके बाद हमने फास्टेस्ट लैप मारे, मतलब ब्रेक सर थी नहीं, तो जहाँ पे लगता था कि अब तो रोकनी ही पड़ेगी, तो वो सीधे 5वें गियर से गाड़ी पहले गियर में आती थी और घी करके इंजन जो चिल्लाता था। एंड डोंट टेल मी बाहरी रास्ते में बिना ब्रेक्स के? यस सर। हमने सर कारगिल, वहाँ से हम कारगिल पहुंचे बिना ब्रेक में, और वहाँ से हमने एक और लैप था वो किया। उसके बाद एक बीच में वर्कशॉप आती है सर कारगिल के बाद में, उस वर्कशॉप में हमने दिखाया तो हमारे पूरे ब्रेक शूज पाउडर बन चुके थे। वो उसने चेंज वेंज किया। उसके बाद हम निकले तो जो जिप्सी में गियर रॉड होती है सर, बड़ी पतली सी होती है वो, तो वो हमारी रॉड टूट गई सर। जो ब्लैक वाला कवर होता है उसके नीचे वो जॉइंट होता है इस तरह से, वहां पे वो वहां से टूट गई। तो मैंने जो टायर चेंज करने वाला स्पैनर होता है वो निकाला सर, उसको उसमें डाला और आई टोल्ड सो सर कि आप चलाते रहो, गियर मैं बदलूंगा, ठीक है। और हमने किया, तो जब लास्ट में हमने वो कम्पिटिटिव लेग खत्म किया तो वो जो चेक करते हैं, तो उसने देखा, उसने बोला तुम्हारी गियर रॉड कहाँ है? तो हमने कहा ये है पीछे, ठीक है। तो ही नोटेड दैट थिंग एंड कि हम ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं, बीच में फिर कुछ स्ट्रेच मैंने किया, कुछ ऐसे हम। तब तक ब्रेक सेट हो गया था तुम्हारा? हाँ, ब्रेक सेट हो गए थे ये वाले। तो फिर सर को लगा कि तू भी चला सकता है, कि तू भी करता रहे, एंड कि हम नाउ एक्सचेंज कर लेंगे। तो हमने करना शुरू किया। लास्ट डे सर कॉम्पिटिटिव लेग था, जो लास्ट फिनिश था। उसके बाद हम रंगदुम से पदुम आ रहे थे, एंड लास्ट का 32-33 किलोमीटर कुछ बचा हुआ था। वी वर रनिंग सेकेंड, बिकॉज इस वाले पूरे इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि फर्स्ट हमसे लूज हो गया, एंड हम सेकेंड रन ऑलरेडी हम कवर कर चुके थे, काफ़ी पीछे से सेकेंड थे। काफ़ी अच्छी गाड़ी चली थी सर, बहुत स्पीड से। हमें था कि ठीक है, अभी अगर चलते रहे तो शायद हम फर्स्ट उसको क्रॉस कर लेंगे। फर्स्ट वाज करण जंग सर। तो हमने कहा कि हम जंग को क्रॉस कर लेंगे, एंड आई टोल्ड सर कि सर खींचते हैं और इस बार निकाल देंगे, अब तो सब कुछ सही है, ब्रेक भी सही है और गियर भी सही है। एंड थोड़ी देर में हमने देखा कि पीछे वाला जो राइट वाला पीछे वाला टायर था सर, वो पंक्चर हो गया है। पंक्चर हो गया। अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा, तो मैंने सर चलते हैं, मैंने सर अभी रुकेंगे चेंज करेंगे तो फिर तो खत्म है गेम। मैंने कहा सेकंड तो छोड़ो, हम शायद 20 में भी नहीं आ पाएंगे। हमने कहा चलते हैं, जो होगा देखेंगे। सर वो हम उसी स्पीड से, जिस स्पीड से जिप्सी चल सकती है, पूरा एक्सीलेटर दबाकर उस अल्टीट्यूड पे हमने खींचा। आई थिंक 60, 70, 80 ऐसे कुछ चल रहे थे हम। और टायर पहले फ्लैट हुआ, फ्लैट के बाद में वो कटना शुरू हो गया, बिकॉज हवा निकल गई, रिम का प्रेशर आया, ठीक है। कट करके वो हम देख रहे थे कि मैं देख रहा हूँ साइड में पीछे कि वो चिथड़े उसके उड़ रहे हैं टायर के। फिर उससे चिंगारी निकलनी शुरू हुई रिम से, बिकॉज रिम पर आ गया पीछे वाला पोर्शन। तो हमको बस ये डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि एक फ्यूल टैंक, एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक होता है सर जो पीछे रखा जाता है उसमें, कि उस फ्यूल टैंक में आग लग जाए, या ओरिजिनल फ्यूल टैंक में, मेन फ्यूल टैंक में आग लग जाए। हमने कहा कोई नहीं, जब तक लगेगी तो उसको भी देखेंगे, अभी चलते हैं, बंद नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं। गाड़ी सर वो रिम भी
छोटी होती चली गई साइज में, गाड़ी झुक गई एक साइड से, ठीक है। एंड हमको फिनिश पॉइंट दिख रहा है कि ठीक है अब फिनिश पॉइंट भी आने वाला है। और व्हेन वी फिनिश्ड तो सारे लोग दूर से देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी धूल उड़ाती हुई, चिंगारी उड़ाते हुए आ रही है, ठीक है, एक तरफ झुकी हुई है और फिनिश किया। तो वो रिम सर इतनी सी रह गई, एक्सल से बिल्कुल चिपक गई थी। रात में उसको उन्होंने काटा और उस तरह से निकाला पूरा। माय तो गुडनेस, वी केम सेकंड, बट हमने सेकंड नहीं छोड़ा सर। हमने वाओ, कहा कि नहीं ये तो नहीं छोड़ सकते। और फिर जब श्रीनगर पहुंचे सर तो सेकंड की ट्रॉफी मिली हमको। एंड पूरे रेड में सर जैसे T1 में फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है, T2 में फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है, एडवेंचर में फर्स्ट सेकंड थर्ड मिलता है, एंड पूरे रेड में एक ट्रॉफी मिलती है ट्रू ग्रिट एंड आउटस्टैंडिंग करेज की। तो वी गॉट दैट ट्रॉफी आल्सो, वन दैट ट्रॉफी फॉर वाओ, दिस। सो गुड एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। एंड मैं सीरियसली, पहुंचा तो पता लगा कि आर्मी कमांडर वांट्स टू मीट अस। एंड रास्ते में फिर नदन आर्मी कमांडर गिव कमेंडेशन कार्ड फॉर दिस, बिकॉज नदन आर्मी कमांडर वाज फ्रॉम इन्फेंट्री सर, एंड मैं टीम इन्फेंट्री का पार्ट था। टीम इन्फेंट्री ने इस तरह से बहुत सालों बाद या पहली बार ऐसा कुछ किया था जो इतना अच्छा अचीवमेंट्स रहे हमारे। बट पहुंच के सीओ ने बोला कि अब नहीं जाएगा तू, ठीक है, कि तू पहली बार, मुझे लगा तू जाएगा घूम घाम के आ जाएगा, ठीक है, अब जाएगा तो तू घूमता रहेगा, कि अब नहीं जाएगा। या तुम्हारा जेसी का भी इंटरेस्टिंग है कि जेसी जूनियर कमांड कोर्स है और बहुत ही डिफिकल्ट कोर्स है। एंड बहुत लोग इसमें मेहनत करके अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और आपने हाफ ही कोर्स किया है और सर हाफ कोर्स के बाद ही आपको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिला है, विच इज़ अनहर्ड ऑफ। मतलब कि आप अ, 2 सेमेस्टर्स होते हैं, इफ यू कैन कॉल इट, ये सर A1 लाइक A2 A1 या और A2। और A1 सिर्फ आपने दिया, A2 के लिए यू आर A2 नॉट क्विज इवन टू नहीं प्रेजेंट। किया सर। यस ये बताओ सर। जरा। हाँ, सर क्या हुआ कि जैसे प्रोबेशन के बाद फिर आप पैरा बेसिक के लिए चले जाते हो। तो मेरा जूनियर कमांड आया तो मैंने सीईओ को बताया कि देखो सर, अब अगर मेरे को जूनियर कमांड करना ही है, मुझे रहना है और करना है, तो मैं अच्छे से करना चाहता हूँ। तब तक क्लियर हो गया था कि आप नहीं जा रहे हो फौज हाँ, छोड़ने। सीईओ ने बोला यार कि देख, तू सेना मेडल मिल चुका है, तेरे को कमेंडेशन भी मिल गया है, ठीक है, एंड 10 साल तेरे नहीं 2011 की इतना नौकरी हो गया है, तो कंटिन्यू कर। तो मैंने कहा ठीक है सर, कि अगर मेरे को कोर्स करना ही है तो आप एक काम करो, मेरे को अगले वाले कोर्स में आप डिटेल करा दो, ताकि मैं अच्छे से करके आऊँ। मतलब बिकॉज जैसे आपने बताया ना कि टफ है, बहुत सारे ऑफिसर्स, मैक्सिमम ऑफिसर्स अच्छा खासा 3-4 महीने तैयारी करके जाते हैं। एंड मैंने पिछला कोर्स किया था सर 2006 में कमांडो, उससे पहले वायुज किया था। एंड बीच में मैं कोर्स जाता नहीं था कि फौज छोड़नी है, तो कोर्स ही नहीं जाता था मैं। तो मैंने तो प्रेस ही नहीं उठाई, बहुत साल हो गए हैं बस। तो बोले नहीं यार, तू जाना बेसिक कर अच्छे से, एंड मैं केस टेकअप करूंगा और तेरा कैंसिल हो जाएगा, पोस्टपोन कर देंगे। मैंने ठीक है, मैंने पैरा बेसिक किया सर। 17 जनवरी पैरा बेसिक खत्म हुआ, 17 जनवरी 2013। सीईओ ने विंग्स लगाई एंड सी बोलते हैं यार वो ना तेरे को एक चीज बतानी थी। मैंने कहा, बोले वो तेरा जेसी ना कैंसिल नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कैंसिल नहीं हुआ मतलब? तो बोलते यार वो कमांडर ने बोला कि नहीं कर लेगा, मैंने उसको देखा है एंड कि 3 बार ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, उसका कैरियर वो लॉस हो जाएगा, एंड उसको भेज दो। तो मैं सर हद कर दो यार, ठीक है। तो मतलब मैंने कहा मुझे बता देते, मैं पढ़ाई कर लेता। मैं कुछ नहीं कि नहीं तू अभी पढ़ ले। मैंने कहा अभी कैसे पढ़ूंगा, 19 तारीख से तो कोर्स शुरू है। मैंने कहा कल को तो मेरी ट्रेन पकड़ के जाना है। तो मैंने ठीक है मैं जाता हूँ। मैं पहुंचा सर वहां पर, तो पहले एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम हुआ, मेरे 4 नंबर आए, ठीक है। तो आउट ऑफ 30-40 कैसे ऐसा था शायद। तो बाकी ऑफिसर्स क्या तैयारी करके आते थे। मैंने देखा, मैं दाएं बाएं देखा, सब लगे हुए हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ पेपर लेके, ठीक है। जो मेरे को बेसिक नॉलेज एंड आर्मी मतलब उससे एक्सपीरियंस था वो हुआ। तो मेरा इंस्ट्रक्टर थे सर कर्नल कपिल दलाल, ग्रेनेडियर्स के। तो उन्होंने देखा, बोले भाई क्या है तेरा सीन? तो मैंने बताया कि सर ऐसे से है, मेरी तो तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। तो बोले क्या प्लान है तेरा? तो मैं सब अच्छा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि देख भाई ऐसा है, अब तू फिदाइन बन जा, ठीक है। लिटरली ही टोल्ड मी द सेम। बोले तू फिदाइन बन जा,
कि या तो तू मर जाएगा या तू मार देगा। तो मैंने कहा, मैं बन जाता हूँ, बताओ क्या करना है। ठीक है, तो उन्होंने सर मेरे को अपने रूम ऑफिस में लेके गए, पूरा सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का प्रोग्राम बना के दिया। उन्होंने बताया कि कैसे करना है, क्या करना है, कैसे रिवीजन करना है, एंड मैंने उसको पूरा फॉलो किया सर। मतलब वर्ड टू वर्ड जो उन्होंने बताया मैंने पूरा फॉलो किया। लगभग 1-1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे और एक मेजर त्रिपाठी होता था, जिसको बाद में बेस्ट स्टूडेंट भी मिला जेसी में, उनको बोला कि तुम दोनों अभी नहीं बोलोगे, जब सिंडिकेट में कोई और नहीं बोल पाएगा तब तुम दोनों बताना। एंड क्विज 2 हुआ सर, आई स्कोर्ड वेरी वेल इन क्विज 2, क्विज 1 हुआ, बहुत अच्छे नंबर आए। फिर A1 हुआ, एंड A1 मतलब मैं आधे घंटे पहले ख़त्म करके बैठ गया कि कर दिया मैंने तो हो गया। एंड दलाल सर और एक और इंस्ट्रक्टर था, वो बार बार घूम के गए। फिर इंस्ट्रक्टर ने बोला कि यार वो जो घातक की रेड वाला मैप है, कि अगर किसी का रह गया है, कुछ नहीं आता, तो उसको एटलीस्ट बेसिक चीज़ें मार्क कर देना। मैंने कहा, ये घातक की रेड कौन सी थी? मैं तो देखा ही नहीं। फिर मैंने पेज पलटे सर, तो वो मेरा मैप ऐसे लगे हुए थे, वो कई बार पेज चिपके हुए थे। हाँ, मैं एकदम, मैंने कहा यार ये क्या है? एंड मैप मार्किंग एंड वो पूरा सर ठीक ठाक नंबर्स का होता है, 25-30 नंबर का। मैंने कहा तो मेरे को लगा सर कि अब तो फिर से यार 0 पे आ गए। फिर जमा हो गई सर कॉपी, टीएस ने बोला चलो चलो टाइम अप। एंड जब वो देते हैं मार्क्स और आंसर शीट आपको दिखाई जाती है सर, तो मैंने देखा कि अरे बच गया यार मैं तो। एंड मतलब लकीली सर आई गॉट मोर देन 80% इन ऑल क्वेश्चंस व्हिच आई अटेम्प्टेड। सारे नॉर्मल इतना देते नहीं है। सेम मैंने जैसे क्लास 10th में किया था, जो स्लाइड पे अगर 8 पॉइंट्स हैं तो मैंने 8 के 8 उतारे हुए थे, या प्रेसी में अगर 6 हैं तो वो 6 के 6 उतारे हुए थे। बिल्कुल वो किया। कपिल सर बोलते हैं गुड यार। फिर मेरा सर एक डिटेलमेंट आ गया ऑफिशियल कुछ, तो मैं क्विज 2 और पूरा लगभग 35 डेज में कोर्स में सेकंड हाफ है वो अटेंड ही नहीं किया। पूरा सेकंड हाफ में जब मैं वापस पहुंचा, बट सरप्राइजिंगली मतलब नॉर्मली तो आरटीयू कर देते हैं। करेक्ट सर। तो कपिल सर थे, एंड सेकंड A2 के लिए सर एक जैकलाई के सर होते थे, कुलकर्णी सर, कर्नल कुलकर्णी, 1 जैकलाई, तो वो मेरे डीएस थे। तो उन्होंने कहा कि SI मिलना चाहते हैं। मैं SI से मिला सर। SI पिंगले सर थे सर, ब्रिगेडियर पिंगले। एंड तो जैसे मैंने बताया सर कि मेरे को सीनियर्स बड़े अच्छे मिले, तो कपिल सर एंड कुलकर्णी सर ने बोला कि ऐसे ही मिलेंगे, एंड तेरे को बताना है कि किस तरह से तेरा डिसीजन लिया जाए। मैं मिला सर ऐसे ही से, ब्रिगेडियर पिंगले ऐसा ही थे। एंड उन्होंने पूछा कि भाई तेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला कि हम तेरे को आरटीयू कर देते हैं, एंड जितना हमने तेरे को देखा तू अगले कोर्स में आएगा एंड बहुत अच्छा करके जाएगा। दूसरा कि हम तेरा कल ही एग्जाम ले लेते हैं। एंड इससे पहले मैं कुछ बोलता तो आई थिंक कर्नल दलाल बोलते हैं तू हाँ मत करना इसके लिए, ठीक है, क्योंकि तू 40 दिन बाहर था एंड पूरा A2 का सिलेबस तूने अटेंड नहीं किया है, कोई क्लास नहीं करी है, तो तेरे को हाँ इट्स नॉट फेयर। तो मैं फिर तीसरा क्या है, तो बोले कि हम तेरे को A1 के उस पर जज कर देंगे, एंड कि जो हमारा असेसमेंट है यू विल नॉट लूज योर आई इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग, बट हम तेरे को अल्फा नहीं दे सकते कि आधा तूने अटेंड नहीं किया है तो यू विल गेट BI ग्रेडिंग। तो मैंने ठीक है सर। तो मैंने कहा एनी डिफरेंस? तो बोले नहीं तेरे ऊपर ज़्यादा अंतर नहीं आएगा यार, तू सेना मेडल है, ठीक है, पैरा में, तो तेरे लिए AI एंड BI सेम, डोंट वरी। तो मैंने ठीक है सर, मैं सर जो आप लोग कहेंगे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोलते हैं यार कि मैं तेरी जगह होता तो मैं शायद 3rd ऑप्शन ले लेता। तो मैंने सर आई एम हैप्पी विथ 3rd ऑप्शन। फिर मैं पीछे मुड़ा, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आई होप सर आई विल गेट आई, ऐसा ना हो कि बिकॉज रिजल्ट तो बाद में आता है, ठीक है। तो उसने लगे कि नहीं तू चिंता मत कर, यू विल गेट जो तेरे को डिजर्व करता है। मैं यूनिट पहुंचा सर, रिजल्ट आया, आई गॉट BI। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये रहा। दैट्स ग्रेट।
सो इसके बाद हम एक साथ मिले, फिर एक साथ हमने या सिक्स पैरा, सिक्स पैरा के साथ में बिल्कुल। यूनाइटेड नेशंस मिशन इन कॉन्गो। तो एंड मेरे लिए तो इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग और अलग सा एक्सपीरियंस था। बहुत सर, मतलब या आप देखो बिल्कुल डिफरेंट, हर या चीज अलग थी, हर या चीज अलग थी, यू गो टू ए न्यू है कंट्री, ना? सब चीज अलग सब होती है चीज ऐसे। ऑपरेट करने का तरीका अलग था, मतलब या ऑपरेट तो हम कर ही नहीं सकते थे, मैंडेट ही नहीं था, बट फिर भी डायनेमिक्स अलग थे, या सारे डायनेमिक्स अलग थे। एंड आप वहाँ अंदर थे नैनजले में, या ठीक है, मैं किरुम्बा में था, एंड हम दोनों का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था, पता है, आप जंगल के अंदर थे, मैं बिल्कुल हाईवे पे था, तो जो भी गोमा से बहनी जाता था, हमेशा ऐसे ही रहा है क्या? है ना हैं? है ना, या तो जो भी गोमा से बहनी जाता था वो मेरे पास रुक के जाता तेरे था, पास रुक तो गया हर दिन कोई ना कोई आ रहा है, हर दिन कोई ना कोई विजिट हो रही और है, मेरे पास कभी कोई नहीं एंड आया। आपके पास कोई नहीं आया। देन सारे एनजीओज, बिकॉज किरुम्बा हब था सभी या एनजीओज के लिए भी, और उस तरह से तो इतने फ्रिक्वेंट विजिट्स होते किरम्बा रहते वाज द पोस्ट जो अटैक हुआ था थे। बिल्कुल, हमसे पहले। या यस, कुमाऊं यूनिट थी उस समय पे, पोस्ट अटैक हुआ था जिसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई थी, या एंड तो काफ़ी डायनेमिक था सर, वहाँ पे सिविलियंस इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा था। पीछे लेक थी इतनी बड़ी, और एक तरफ पूरा जंगल था, मेन हाईवे था, बीच में से जा रहा था, तो हर दिन कुछ ना कुछ सुनने में मिलता रहता था। देन मैं लिंक अप करता था सर, जो अपनी पार्टी आती थी, अगर किसी को बैनी जाना है कोई या भी यूएन कॉन्वॉय के लिए, तो नेपबेट के साथ जाके मैं लिंक करता था, नेपाल बटालियन थी हमारे नेबरिंग में, तो उनके साथ लिंक करता था, तो गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस, तो काफ़ी अलग डायनेमिक्स थे सर, एंड आपको पता ही है कि वहाँ लाइफ की ज़्यादा कीमत है नहीं, या तो बट आई रिमेंबर वहाँ पे जितने सारे कॉम्पिटिशन्स हुए थे, सारे कॉम्पिटिशन तुम्हारी कंपनी जीत गई थी। हाँ, एक्चुअली हैं? ऐसा सीईओ ने बोला था कि इस कंपनी ने शायद कभी इंटर कंपनी नहीं जीता है, या बहुत मुश्किल से जीतते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा सब सभी कंपनी एक जैसी होती हैं, सब बंदे एक जैसे होते हैं, एंड हम लोग गए तो आई वाज लकी सर, आई वाज हैविंग अमित देसवाल एज 2IC या 21, दिस ऑल 21 एंड क्या रॉ फैंटास्टिक बताया। एंड स्टार्ट टू फिट, या बिल्कुल करेज एंड जोश टाइप था। ह्यूज लॉस। हाँ, तो उसको लगा रखा था मैंने पीटी की, और उसके लिए फिजिकल सारा वो हैंडल करता था सर, एंड देन 5 साल अदर ऑफिसर्स, बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स थे सर, टीम बहुत अच्छी थी, तो हमने कहा कि ऑपरेशंस बट ऐसे ही अगेन ये मैं पहले भी एक बार पूछ चुका हूँ, किसी को मोटिवेट सक्सेस के लिए करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपको पहचानना होता है कि उसको चाहिए क्या, हर एक की अलग रिक्वायरमेंट होती है। नब्ज। यस, हाँ आपको इंडिविजुअल, जो मुझे लगता है 100 अगर इंडिविजुअल्स हैं, हर एक की हो सकता है 100 रिक्वायरमेंट्स हों, या कुछ लोग काम करेंगे कि मुझे प्रमोशन चाहिए, कुछ लोग काम करेंगे कि मुझे टाइम से छुट्टी चाहिए, कुछ लोग काम करेंगे कि मेरे को एक बेसिक वो चाहिए, तो हर एक की अलग रिक्वायरमेंट है, आपको बस वो कैटेगरी अलग अलग कर देनी है और उसको उसके अकॉर्डिंग देते रहो। मेरी कंपनी में ऐसे लोग भी थे, मतलब यूएन में नहीं, जब 23 में था मैं, जो 100 दिन से ज़्यादा छुट्टी काट चुके थे। 100 सीईओ ने, दिन से ज्यादा? हाँ, सीईओ ने बोला हुआ था कि इतने ही फौज छुट्टी कटेगी। मैक्सिमम 90 डेज देती है। यस, तो मेरा था कि तुम अपना काम करो, छुट्टी चले जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत इस कॉम्पिटिशन के लिए है, तुम ये जीतो, छुट्टी चले जाओ। तो कंपनी बोलती थी ठीक है, एंड हम मतलब, एंड जिनको था कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए साहब, मेरे को वो चाहिए, मेरे को कोर्स की तैयारी करनी है, तो मैं कहता था तुम अपनी तैयारी करो। तो आपको हर जगह, हर तरह के सब में कुछ ना कुछ तो टैलेंट होता ही है, आपको बस वो रिकॉग्नाइज करना है कि ये कहाँ फिट होगा, कहाँ इसकी ज़रूरत क्या है। अगर आपने उसकी ज़रूरत को फुलफिल कर दिया तो 100% देता है हर बंदा। सो आपका कहने का मतलब है कि आप पहले दीजिए, तब ही विल परफॉर्म। साथ में आपको भी करना होगा थोड़ा। आपको, अगर आप किसी भी इंडिविजुअल को काम करा रहे हैं, अगर मैं सुबह पीटी लेके जा रहा हूँ, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं सो रहा हूँगा और आप पीटी जाके हो आना। मुझे खुद वहाँ जाना पड़ेगा और करना होगा। अगर मैं फर्स्ट नहीं आ रहा हूँ 100 बंदों के बीच में, 100 जवानों में अगर मैं पहला नहीं हूँ दौड़ने में, बट मैं लास्ट भी नहीं हो सकता हूँ। मतलब हर टीम में मेरा ये होता था कि मैं सबको ये बताता था, अगर हम 6 बंदे, एक जब फायरिंग मैचेस होते थे और 6 की अगर एक टीम है, मैच नंबर 1 या 2 या 3 की, और मैं किसी का पार्ट हूँ, तो मैं बोलता था कि मेरी वजह से ये टीम सेकंड नहीं आएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर इस टीम में दूसरी यूनिट का भी अफसर है, या तो मेरी वजह से ये टीम सेकंड नहीं आएगी।
बाकी तुम्हारी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। तो जब वो नाम नमक निशान और इज्जत की बात आती है ना, तो सब अच्छा करते हैं। तो आप वो कर लो, और इंडिविजुअल की जो ज़रूरत है कि तू मैच के बाद तेरे को छुट्टी जाना चला जाना, 30 दिन की जगह 40 दिन जाना, 40 दिन चले जाना। वो ठीक है, सीईओ से 10 दिन छुपा लेंगे। तो बट हो जाता है सर। सो यूएन में, हम यूएन की बात कर रहे थे, यूएन में कभी यू फेस्ड एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, कभी कोई पेट्रोल में या कुछ? सर हाँ, एक बार रिपोर्ट आई थी कि मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ, बट इट वाज क्वाइट फार लाइक फ्लाइंग टाइम हमारा 40-45 मिनट्स था बाय हेलीकॉप्टर्स? बाय हेलीकॉप्टर्स, या एंड और एक्स होते थे हमारे पास में सर, साउथ अफ्रीकन एंड रशियंस अटैकर्स होते थे। तो हमें पता लगा कि उस गांव में जो दूसरा ट्राइबल ग्रुप था, उन्होंने उस गांव को अटैक किया और पूरे गांव में मास रेप एंड मर्डर्स हुए हैं। ओके। यस। तो नेक्स्ट डे वी वेंट, पहले अटैक हेप्टर्स गए, उन्होंने ऊपर से रेकी किया, दे गेव क्लियरेंस और एक्स को कि ठीक है आप आ जाओ, लैंड कर लो। अटैक हेप्टर्स ऊपर घूमते रहे, हम उतरे सर नीचे। पूरे गांव में पेट्रोल करी, गांव पूरा खाली था एंड गांव की बहुत बुरी हालत थी। वो आपको देख के लग सकता था Did कि you यहाँ find पर any dead bodies या कुछ? यस फ्यू डेड बॉडीज एंड घर टूटे हुए थे। बाकी जो निशान थे वो आप Blood समझ सकते हो कि stains. ब्लड एंड बहुत ऐसा कुछ था। फिर थोड़ा जब आगे गए तो कुछ जंगल में कुछ लोग मिले जो बैठे हुए हैं, छुपे हुए हैं। उन्होंने यूएन उसको देखा तो वो बाहर आए। फिर उनसे जब बात करी गई तो बताया उन्होंने कि आई थिंक 200-300 जो एबल बॉडी उनके वो थे कि जो चल सकते हैं, जो अच्छे से काम कर सकते हैं, वो उनको साथ ले गए जिन्होंने अटैक किया। और साथ लेने जाने का पर्पज होता है कि वो उनको माइन में एज ए लेबर यूज करेंगे, कि उनको लेके चले गए हैं और दे आर स्टिल इन जंगल। जो भाग गए वो सभी जंगल में छुपे हुए थे। तो काफ़ी टाइम लगा सर, हम 2-3 बार वहाँ पे फिर पेट्रोलिंग करी हमने, एरिया डोमिनेट किया। उसके बाद वी स्टार्टेड लॉन्ग रेंज एरिया डोमिनेशन पेट्रोल, जहाँ पे जाके हम रात में रुकते भी थे, है ना। तो बहुत करी है मैंने। यस। तो वो वाला था कि जब आपको लगता है, ये देखकर भी लगता है कि यार शायद कई सारी चीजें ऐसी हैं जो करी जा सकती हैं या जा सकती थी, बट कुछ मैंडेट्स हैं, इंटरनेशनल मैंडेट्स हैं जो आप नहीं करते हो, बट डिस्टेंस, टाइम, इंटरनेशनल लॉज। Yeah. So we come back to India. यस। So वापस आने के बाद में आप आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में पोस्टेड हुए, हाँ, एंड जिसमें अगेन यू गॉट वाइस चीफ कमेंडेशन वाइस कार्ड। कमेंडेशन। और ये क्या है आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, इसके बारे में थोड़ा बताओ। सर पूरे दुनिया में 2 ही आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट हैं, एक अमेरिका में है और एक इंडिया में है। ओके। इनफैक्ट अमेरिका वाली पहली है। हाँ। उसी की कॉपी करके यहाँ से एक टीम गई थी जो यूएस गई, उन्होंने वहाँ देखा एंड यहाँ पर आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट बनाई गई। एंड इसके पीछे सर एक छोटी सी कहानी है कि जब 1954 में या 55 में शूटिंग गेम शुरू हुआ सर इंडिया में, 58 से जब पार्टिसिपेट करना शुरू किया आर्मी टीम ने, तो वो सर्विस वेपन्स एंड सर्विस एम्यूनिशन के साथ प्रैक्टिस करते थे, फैसिलिटीज नहीं थी अच्छी, तो काफ़ी मजाक उड़ाया गया। मतलब नेशनल न्यूज़पेपर्स ने, मीडिया ने काफ़ी मजाक उड़ाया लोगों ने कि भाई आर्मी की टीम है और शूटिंग गेम में अच्छा नहीं कर पा रही है। तो आर्मी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये डिसीजन लिया गया कि हम अपनी शूटिंग टीम बनाएंगे एंड प्रॉपर ट्रेन करेंगे, बिकॉज स्पोर्ट्स एंड कॉम्बैट शूटिंग में बहुत अंतर है। या तो 1964 में सर आर्मी शूटिंग टीम, सबसे पहले आर्मी शूटिंग टीम 1964 के आसपास बनी, बट उसको बनाया गया सर हैदराबाद में 1 EME स्कूल में। अच्छा। यस, एंड EME स्टार्टेड दैट। फिर 1980s में वो टीम शिफ्ट हुई सर मऊ, आर्मी शूटिंग नोड बना। एंड एज यू आर अवेयर कि जैकब सर के फादर वाज पार्ट ऑफ दैट फाउंडिंग। तो वहाँ फिर प्रॉपर सर हथियार और वो लाए गए, प्रॉपर कोचेस को अरेंज किया गया
एंड ट्रेनिंग दी गई, और उसके बाद से लेकर शायद आर्मी शूटिंग टीम ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा। इनफैक्ट जब आज की डेट में सर 6,000 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं आर्मी मार्क्स में, 6,000? 6,000 से ज़्यादा नेशनल मेडल्स हैं, एंड 550 या 600 के आसपास में इंटरनेशनल मेडल्स हैं। एंड इंटरनेशनल मेडल्स सर ऐसा नहीं है कि किसी भी उसमें आप गए और वहाँ पे आप जीत कर आ गए। मैं बता रहा हूँ, एक टाइम था सर जब इंडिया के पास केवल 4 ओलंपिक मेडल थे, जिसमें 2 ओलंपिक मेडल्स आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट के पास थे, एक कर्नल राठौर का और एक ऑनरी कैप्टन विजय साहब का। Wow. या तो ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड कप मेडल, देन एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, यू नेम ए कंपटीशन, AMU वाज देयर। इनफैक्ट पेरिस ओलंपिक में भी संदीप वाज पार्ट ऑफ इंडिया टीम, जो आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का ही है, AMU का है। तो वहाँ पे आपने ऐसा क्या काम किया कि 5 मंथ्स के अंदर ही जाते हैं आपको अवार्ड दे दिया जाता है? सर पता है ना कि थोड़ा सा वो ये मुझे पता है, ये व्यूअर्स के लिए। जिद है मेरे को, हैं? मतलब जिद है मेरे को लगता है कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ करना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए। Yeah. बाकी ठीक है, मतलब आप किसी जगह पे गए और आप सेम काम करते रहे तो आपने कुछ चेंज नहीं किया। तो जब मैं गया तो मेरे को बताया गया कि यहाँ पर केस प्रोसेस होता है, जो वेपन प्रोक्योरमेंट के लिए, एम्युनिशन प्रोक्योरमेंट के लिए, टारगेट के लिए या कोच हायर करने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि 3-4 महीने एक फाइल लगा देती है। तो मैंने पूरी फाइल पढ़ी, एक बार देखा उसको कि कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, किस तरह से चलता है। फिर वो IFA के पास जाती है फाइल, फाइनेंशियल, एंड IFA इज सिविल ऑफिसर। अगेन सर आई वाज लकी, जो वहाँ IFA लेडी वाज देयर, ब्रिलियंट, एक्सलेंट, आइडियस ऑफिसर, एंड मैं गया मैम के पास और बिल्कुल मैंने अपने आप को बोला कि मैम मुझे कुछ नहीं आता है। लिटरली मैंने कहा कि मैम मुझे कुछ नहीं आता है, बिकॉज इससे पहले मैंने ये काम नहीं किया है। मतलब मैं फाइल बना सकता हूँ, मैं अपनी रिक्वायरमेंट दे सकता हूँ, बट फाइनेंशियल एंगल से किस तरह से उसको देखना है या कैसे करना है मुझे नहीं आता है। आर्मी में हमें उस तरह से नहीं सिखाया जाता ना सर, मतलब इस तरह के कोर्सेज नहीं है। तो उन्होंने मेरे को सब पूरा समझाया, फाइल का पूरा बताया कि कैसे करना है, क्या लिखना है, आप लोग क्या गलतियां करते हो, ठीक है। एंड वहीं पर मैक्सिमम टाइम लगता था सर। मैं वापस आया एंड अगली बार से मैं क्या करता था, जब ड्राफ्ट बनाता था तो मैं मैम के पास जाता था कि मैम ये फाइल देख लो और अगर इसमें कुछ ऐड करना है, कुछ हटाना है तो मैं कर दूंगा, अदरवाइज आप बता दीजिए। एंड मैम चेक करती थी और मैं आता था, अगले दिन उसको फेयर करता था, साइन कराता था और चला जाता था। बाई हैंड जाके उनसे साइन करा लेता था कि कल ही आपने देखी थी, ठीक है। और जाके मैं सर इन्फेंट्री स्कूल कमांडेंट से बाई हैंड साइन करा लेता था। तो जो फाइल 3-4 महीने में क्लियर होती थी, वो तो फाइल, ये जो ऑफिस टाइप का हाँ, तो वो फाइल 7 दिन 15 दिन में क्लियर होने लगी। देन अक्टूबर में मैंने टेक ओवर किया था सर, एंड मैं पहला GSO1 था। PE चेंज हुई इन्फेंट्री स्कूल की, तो स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ तो पहला GSO1 पोस्टेड किया गया मेरे को। तो दिसंबर तक जो पैसा बचा हुआ था, जितना 100% पैसा मैंने खर्च कर दिया। एंड GSO1 जो मिशन ओलंपिक विंग में था, मैंने उसको बोला कि अगर कोई और नोड, एंड मैं यहाँ बताऊंगा सर कि आर्मी के पास 5 ओलंपिक नोड हैं। आर्मी ने एक मिशन ओलंपिक विंग शुरू करी थी कि हम ओलंपिक्स में अच्छा करें, आर्मी अच्छा करे। उसके लिए उन्होंने 5 ओलंपिक नोड खोली। एक ASI पुणे है सर, आपको बताओ, आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट। देन एक आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट है, एक रोइंग नोड है, एक याचिंग नोड है और एक घुड़सवारी के लिए है। तो इस तरह से ये 5 नोड हैं सर, एंड बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने उनको बोला कि अगर 4 कोई और जो नोड हैं सरेंडर कर रहा है, बिकॉज मार्च में आपको खत्म करना है, तो दिसंबर तक पता लग जाता है कि होगा या नहीं। तो मैंने कहा आप मेरे को दे दो। तो उसने बोला कि तू कर लेगा? मैंने कहा मैं कर लूंगा। तो मैंने वो पैसा ट्रांसफर कराया, एंड मैंने सभी वेंडर्स से भी बात करी, सभी जितने भी साइनिंग अथॉरिटीज थे उन सब से बात करी। देन आई एश्योर्ड, इनफैक्ट ब्रेटा से हमें वेपन्स लेने थे। मैंने इटली में ब्रेटा से बात करी कि क्या तुम इतने वेपन्स सप्लाई कर पाओगे अगर ऑर्डर्स मिलेगा, बिकॉज ब्रेटा कस्टम ऑर्डर्स लेता है कि जब आप ऑर्डर कंफर्म करते हो तब वो बनाता है। ओके, या
एंड पहली बार शायद उतने वेपन्स बिग बोर के लिए और उतने जो स्किट एंड ट्रैप हमारी टीम थी उसके लिए पहली बार उतने वेपन्स और एम्युनिशन आए, तो वो सारे वेपन्स आए सर, एंड वी फिनिश्ड दैट अमाउंट आल्सो। तो ब्रिग एम्प्टी थे सर दैट टाइम, ब्रिगेडियर नागर नाउ जनरल नागर, मतलब ही फाउंड कि ठीक है यार इसका भेज सकते हैं, तो फॉर दैट आई गॉट वाइस चीफ। गुड यार। यार आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट का बताओ, इज देयर अ प्रोविजन जिसमें कोई सिविलियन या कोई और बाहर से जो है वो आकर के वहाँ प्रैक्टिस कर सकता है या ज्वाइन कर सकता है? सर प्रैक्टिस नहीं कर सकता, ओके। लेकिन हाँ इनफैक्ट पहले क्या था सर कि जब मैं जीवन गया था तो जो 2 बॉयज स्पोर्ट्स कंपनी थी, मैंने बताया था कि वो बाहर होती थी। देन एक ब्रिग एम्प्टी थे सर, ब्रिगेडियर समर्थ नागर, अभी जनरल समर्थ नागर। उन्होंने Again, I मेरे have heard a lot about him. यस यस बहुत सर, कुछ उन्होंने सुना है। बहुत हेल्प करी, मतलब ही एनकरेज्ड मी अ लॉट, मतलब जी। ही टोल्ड कि ठीक है अगर मैं कोई प्रपोजल लेके गया तो उन्होंने कभी टर्न डाउन नहीं किया, कभी मना नहीं किया। तो आई रिकमेंडेड कि सर दोनों का हम ट्रायल करा के देखते हैं कि कितनी ट्रेनिंग हो रही है, बिकॉज़ बाहर थे सर, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ वो हो चुके थे, तो उनका कुछ रिजल्ट ऐसा आ नहीं रहा था। ये जो है ये बॉय स्पोर्ट्स कंपनीज इनको स्पेसिफिकली आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट में प्रैक्टिस करने के लिए रेज किया गया था? सर आई मीन जो जवान या बच्चे जो ये बॉय स्पोर्ट्स कंपनी में आते थे, जी सर, वो सिर्फ मार्क्समैनशिप के लिए होते थे या और भी गेम्स खेलते थे? मैं बताता हूँ सर, इसमें सर अलग-अलग रेजिमेंट सेंटर के साथ में बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी होती है। ओपन कर रखी हैं। हाँ। उनको सर एक पर्टिकुलर गेम दे रखा है। जैसे अगर राजरीफ बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी है वो वॉलीबॉल ओके। के लिए है, तो अहमदनगर और लखनऊ में जो बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी थी वो शूटिंग के लिए थी। इसी ओके। तरह से डिफरेंट सेंटर्स, एंड ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ में होती हैं। अच्छा। तो उन्होंने बोला है कि ठीक है आर्मी इज़ ए प्लेस कि जहाँ पर स्पोर्ट्स को एनकरेज किया जाता है। जी। तो साई ने आर्मी के साथ मिलकर ये ओपन कर रखा है। तो बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी जो हमारी शूटिंग के लिए थी सर, उनसे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा था। देन आई रिकमेंडेड कि सर एक काम करते हैं कि हम एएमयू की एक बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी शुरू करते हैं। तो वी टूक अप ए केस, एंड आज की डेट में वहाँ पर बॉयज़ स्पोर्ट्स कंपनी ओपन है सर। अभी हर साल उसमें रिक्रूटमेंट होता है। तो जो बच्चे सर 6th-7th क्लास में हैं और उनका शूटिंग स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, या वो एक किसी लेवल पर, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं, वो वहाँ ट्रायल दे सकते हैं। जब उसका रिक्रूटमेंट के लिए नोटिस आता है, वो जाकर वहाँ ट्रायल दे सकते हैं। अगर वो फिट पाए जाएँगे, उस लेवल को अचीव कर पा रहे हैं एएमयू वाले को, तो उनको वहाँ रखा जाता है सर। वहीं से उनको फिर 12th कराई जाती है और शूटिंग साथ-साथ में शूटिंग गेम कराया जाता है। तो जो नेशनल कोचेज़ सर, ये तो व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा यस, है, यस सर, मतलब बहुत ही आई एम अच्छी श्योर। स्कीम है सर, एंड समहाउ आई एम सरप्राइज्ड कि सिविल में लोगों को उतना नहीं पता है या और उतना टैलेंट हमारे पास नहीं आ पाता है। नहीं तो सर आप देखिए, शूटिंग इज़ अ गेम जो बहुत महँगा है। आपके या हथियार, आपकी रेंज, आपके मतलब एक राउंड फायर हो गया, वो फायर हो गया। आपको नया राउंड ही खरीदना पड़ेगा। जी। ठीक है? तो एएमयू में आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें मिल रही हैं आज की डेट में। आपको कोचेज़, इंटरनेशनल कोचेज़ भी हैं, नेशनल कोचेज़ भी हैं, एंड ऐसे कोचेज़ हैं जिन्होंने खुद अचीव किया हुआ है, जो खुद एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं, ओलंपिक्स तक गए हुए हैं। देन तो इंफ्रा क्लास बहुत 6th के अच्छा है। बाद कोई भी इसमें जाकर ट्रायल दे सकता ट्रायल है। दे सकता है? यस, ट्रायल दे सकता है, एंड प्रॉपर नोटिस आता है सर, में ओके। न्यूज़पेपर हो उसमें। अदरवाइज़ अगर कोई चाहे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकता है कि कब नोटिस आएगा, कैसे आएगा, एंड बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ बनी हुई हैं सर, रहने के लिए भी, खाने के लिए भी। इट्स लाइक अ ओलंपिक लेवल स्टैंडर्ड्स फैसिलिटीज़ आर देयर। आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स या जाकर के उसमें अप्लाई करेंगे। तो एक ये स्कीम है सर। हुँ। दूसरी स्कीम है सर कि जो बच्चा 12th कर चुका है और नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है सिविल में, हुँ। अगर उसको लगता है कि मैं नेशनल्स में एक अच्छे लेवल पर हूँ, कि टॉप 100 में हूँ, एक अच्छा स्कोर आ रहा है मेरा ओलंपिक इवेंट्स में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है स्पोर्ट्स कोटे के लिए। तो आप जाइए, एएमयू आपको बुलाएगा, आप अपने स्कोर्स वगैरह भेजिए, एएमयू आपका ट्रायल लेगा। ट्रायल लेने के बाद अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड्स एंड एज क्राइटेरिया, एजुकेशन क्राइटेरिया सही पाया जाता है, तो आपको स्पोर्ट्स कोटे के लिए रिकमेंड किया जाएगा। तो वो भी एक एंट्री है सर, आप उससे भी एंट्री ले सकते क्या हैं। बात है! यस। फिर सर जो आर्मी में आ गए, हाँ। नाउ एएमयू में सर कोई रेजिमेंट का या ऑफिसर्स जेसीओ ओआर किसी का रिजर्वेशन नहीं है कि इतने ही ऑफिसर्स आएँगे, शूटर्स इतने। जो शूटर्स हैं, वो प्योर मेरिट बेस हैं। तो पहली एंट्री होती है सर यंग ब्लड चैंपियनशिप वाली। जो कॉम्पिटिशन जो होता है। रेजिमेंट्स सभी जी। रेजिमेंटल सेंटर में जो रिक्रूट होता है सर, वो कम्पीट करते हैं, और जो बेस्ट होते हैं वो एएमयू में आते हैं। फिर वहाँ पे ट्रायल होता है, और जो उनमें से क्रीम होती है सर, उसको रखा जाता है। उसके बाद सर जो ऑलरेडी सर्विस में हैं, तो एआरए के थ्रू भी आते हैं सर। हुँ। देन ओपन ट्रायल्स भी होते हैं, कि आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत अच्छा शूटर हूँ, मैं उस समय वाईबीसी में नहीं दे पाया, मैंने उसके बाद इम्प्रूव किया है,
और मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो आप जाकर ओपन ट्रायल दीजिए, उस तरह से भी आ सकते हैं। देन सर ऑफिसर्स के लिए एक जनरल जे सिंह चैंपियनशिप होती है, यस यस तो जनरल जे सिंह व्हेन ही वाज चीफ, तो उन्होंने तभी शुरू किया था। तो ऑफिसर्स, लेडी ऑफिसर्स एंड मेल ऑफिसर्स दोनों आके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्रायल दे सकते हैं। तो काफ़ी ओपन है सर, एंड मैं कहूँगा कि इट्स अ वेरी गुड प्लेस। एएमयू जैसी फैसिलिटी इंडिया में कहीं पे नहीं है। अगर कोई किसी को शूटिंग करना है, दैट्स द बेस्ट प्लेस। अच्छी एक्टिंग कर ली हाँ। एज ए गेस्ट। कल से वापस यहीं बैठना है इस हाँ। बगल में। बट बिल्कुल। आई रियली एंजॉय टॉकिंग टू यू। कुछ चीजें मेरे लिए भी ज्यादा फ्रेश हो गई, ऑफ कोर्स। नहीं सर। पार्टिंग में आप कुछ, हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो जुड़े हुए हैं, सो मेनी पीपल हु एस्पायर टू जॉइन द फोर्सेस, या और कुछ नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह के लिए सक्सेस करने के लिए, एक बार कुछ यूथ के लिए आप बोलना चाहेंगे? सर मैं यही बोलूँगा कि जो भी एग्ज़ाम देना है या जो भी चीज़ करनी है ना, पहले तो ये सोच लो कि करना है, और अगर करना है तो फिर करना है। मतलब कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो मैं ये कर लूँगा। पहले ही आपने अपने दिमाग को और उसको बता दिया कि सेकंड ऑप्शन है मेरे पास, सेकंड ऑप्शन नहीं होता है। अगर वो करना है तो वो करना है, एंड फिर उसकी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, ताकि एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम से बाहर आए, उस चीज़ से बाहर आए कॉम्पिटिशन से, तो आप बोलें कि इससे बेस्ट मैं नहीं कर सकता था, मैंने 100% से ज़्यादा दिया है। अगर आप ये सोच के कर रहे हो सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्ज़ाम या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं कर पाओगे। 100% दो, एंड यू शुड बी श्योर कि यही करना है और करूँगा मैं इसको। सो थैंक यू सो मच। अभी हम 100% मॉन्क्स एंड वॉरियर्स में देते रहेंगे। यस। Yeah. बिल्कुल So सर, with this, लगे हुए हैं हम। been a pleasure interacting with you once again, brother. सेम है सर, Yeah. हमेशा की तरह। तो आ जाओ आप इधर या और